प्रॉब्लम इज दैट कि एवरीवन वांट्स टू बी रिच सो अर्ली। रियल स्टेट में बहुत ज्यादा ब्लैक मनी जा रही है। सेलिब्रिटीज हैं, इंटीरियर्स में जाके लैंड परचेज कर रहे हैं। 10 ईयर से कोई स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है, ड्रीम 11 खेल रहा है या एफेंडो खेल रहा है, उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो सक्सेस रेट उसका हो। आपने अपने करियर में क्या किसी को कुछ ऐसा मिस सेलिंग की है? फंड मैनेजर्स हैं या एजेंट्स हैं, वो मिसलीड करते हैं क्योंकि उनको शायद हायर कमीशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अगर कोई आपके फैमिली में कोई 1% भी चीटेड फील करेगा ना तो वो पूरी फैमिली को बताएगा कि जो यूलिप पार्ट है वो भी इंश्योरेंस में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम नहीं है यूलिप। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आप ब्लॉक्ड हो जाते हो, जस्ट लाइक इंश्योरेंस। इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड के थ्रू ब्लैक मनी वाइट किया जा सकता है। कुछ समय से देखा जा रहा है लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न इंडिया का टैक्सेशन। इंडियन मार्केट में अमेरिका के टैरिफ का असर पड़ रहा है। ट्रम्प आ जाते हैं, कभी 100% टैरिफ, कभी 20% टैरिफ, कभी 25% टैरिफ। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो देखिए कुछ ना कुछ चल ही रहा है। हम भी आज ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये भी कहीं ना कहीं जाएगा सोशल मीडिया में, पर हमारा ऑब्जेक्टिव वहाँ से पैसा अर्न करना नहीं है। वेलकम टू अधिवेशन। हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट को आपने जो लव एंड अफेक्शन दिखाया है उससे मेरी पूरी टीम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो सेंट्रल इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है। इनकी जर्नी महज 17 साल की उम्र से शुरू होती है और आज ये 500 करोड़ से ज़्यादा का AUM मैनेज कर रहे हैं और वो भी 4000 से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ। और गजब की बात तो ये है कि 4000 से ज़्यादा क्लाइंट्स में से 3500 यानी 3500 प्लस क्लाइंट्स ये रिटेन कर रहे हैं। इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो पॉडकास्ट के अंत तक आप बने रहिएगा। सो लेट्स वेलकम Mr. Rahul Sethia. Thank you, Ankit, for inviting me. I am very grateful to you and grateful to your concern Adhivesan for calling me in your podcast. Thank you so much, Rahul ji, for giving us your valuable time. So, shall we start? Yes, sure. Okay. पहले तो आप मुझे अपने फैमिली बैकग्राउंड और करियर बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए। I am born up in बालको। मैं इस छोटी सी जगह बालको में ही बॉर्न हुआ था, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। मेरे फादर बालको एम्प्लॉय थे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे। And my mother has started this investment business in 1983. At that time small savings का बहुत ज़्यादा चलन था, पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट्स और ये, तो उन्होंने 1983 से स्मॉल इन्वेस्टमेंट से चालू किया था। तो बाय बर्थ मेरे को ये मन में, मतलब मेरे खून में था कि इन्वेस्टमेंट्स के प्रति मेरी लगाव था ही। तो स्कूलिंग लाइफ से मैं देखता था कि लोगों का इन्वेस्टमेंट्स के प्रति लगाव कैसा है और वो मेरे को आगे इस फील्ड में आगे ग्रो करने के लिए मुझे बहुत हेल्पफुल किया। तो एक तरह से अगर मैं बोलूं कि आपकी मदर ने आपको इस करियर में इनवाइट किया है या फिर वो इंस्पायर्ड की हैं। राइट। जब आपने स्टार्ट किया था तो वो एज बहुत छोटी थी, मतलब आज भी लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी नहीं है जितनी, मतलब उस समय तो और कम रही होगी फाइनेंशियल लिटरेसी। स्टार्टिंग से मेरे में ईगरनेस बहुत थी क्योंकि मैं मम्मी के साथ पोस्ट ऑफिस भी जाता था, बैंक भी जाता था। वी बिलोंग टू मारवाड़ी फैमिली, दो मेरे फादर सैलरी में सर्विस में आ गए और वी बिलोंग टू मारवाड़ी फैमिली, तो हमारे खून में वो बिजनेस का वो था। मेरे मन में स्टार्टिंग से ये था कि मैं कुछ अपना काम करूंगा और ये धीरे धीरे ये फील्ड में आऊँगा। ये स्टार्टिंग में तो नहीं था, मैं अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर रहा था, पर इन्वेस्टमेंट की जर्नी मेरे को एक तरह से इस जगह पे मोड़ पे ले आएगी, वो पहले से मेरा कोई ऐसा गोल नहीं था। ओके। अगर आप उस समय को देखें, ये अप्रॉक्स 2006-07 की बात रही होगी। आज हमारी जो फाइनेंशियल लिटरेसी रेट है वो अप्रॉक्स 27% के आसपास है। उस समय शायद 20-22% के आसपास रही होगी। तो उस समय अपना करियर बिल्ड कर लेना या अपना करियर मान लेना उस चीज़ को कितना मुश्किल था आपके लिए? बहुत मुश्किल था, एकदम अपोजिट था। आज भी बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज भी लोगों का म्यूचुअल फंड्स और इसके प्रति अभी भी उनके मन में डर है काफ़ी कुछ, क्योंकि जो एंसेस्टर्स या पिछले हमारी 2-3 पीढ़ियों से देखा गया है कि रियल एस्टेट एंड गोल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। फिर फिक्स डिपॉजिट, धीरे धीरे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, फिर लोग फिक्स डिपॉजिट के ऊपर थोड़ा गए, पर एट दैट टाइम इंटरेस्ट रेट वाज हाई। धीरे धीरे हुआ क्या कि जब मैं इसमें इंटर कर रहा था तो इंटरेस्ट रेट का डाउन साइकिल स्टार्ट हो गया था आफ्टर 2004। तो लोगों का ये था कि इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहा, पर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी वाज स्टिल देयर। सैलरीड पर्सन था ये यहाँ पे, दिस वाज अ इंडस्ट्रियल एरिया, सभी सैलरीड पर्सन थे, ऑल आर एट दैट टाइम। आप ये बोल सकते हो कि वो जो फेज था 90s का, सब यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास के ही थे। धीरे धीरे आज कैटेगरी सब बिल्टअप होते जा रही है, पर एट दैट टाइम
सब कोई स्मॉल सेविंग्स से ही स्टार्ट किया था सभी ने। LIC, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, ये 2-3 इंस्टीट्यूशंस ऐसे थे जिस पे लोग ट्रस्ट करते थे एक्चुअली, और उस पे इन्वेस्टमेंट्स करते थे, पर गवर्नमेंट के फोकस में इसमें थे। पर वहाँ पे ट्रांजिशन फेस ये स्टार्ट हुआ कि धीरे धीरे इन्फ्लेशन रेट बढ़ता गया। उस समय इन्फ्लेशन रेट नहीं था, अगर आप 1970s 80s में देखेंगे तो रेट्स उतने इन्फ्लेशन नहीं था, मार्केट में महंगाई नहीं थी। राइट। पर ये जो बाद का फेस हुआ 2004, 5, 6, आप ये फेस में देखेंगे तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता गया और इंटरेस्ट रेट उल्टा डाउन होते गया, क्योंकि ये रिवर्स इकोनॉमिक्स ही बोलता है, ये रिवर्स चलता है। वहाँ पे लोगों को एक नया इंस्ट्रूमेंट की ऐसी जरूरत थी जहाँ पे वो उसकी सब फाइनेंशियल गोल को मीट कर सके। और उसके बाद इतने सारे बहुत सारे प्राइवेट चिट फंड कंपनीज आती थी जिसमें पब्लिक का पैसा बहुत इरोड होते जा रहा था। तो मैं एक ऐसी जगह खोजना चाह रहा था जहाँ पे सबसे पहले इन्वेस्टर सेंट्रिक हो, इन्वेस्टर का पैसा वहाँ पे सेफ रहे ना, क्योंकि जो आपका सेफ रहे, जहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर में सब चीज़ें आता हो, डेट शुड बी रेगुलेटेड होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए किसी के लिए भी। तो ये सब मैंने धीरे धीरे पाया कि म्यूचुअल फंड इज ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे ये सब जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि वो कॉन्सेंट्रेट हो रही है। पर अदर जगह पे जहाँ पे जो अदर फील्ड्स हैं इन्वेस्टमेंट्स की, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं थी, धीरे धीरे वो दूर होते जा रही थी, इन्वेस्टर सेंटर्ड नहीं होती जा रही थी। और ये सब ऐसी चीज़ें थी जो इन्वेस्टर्स के लिए बेटर होते जा रही थी। अब ग्लोबली भी देखेंगे तो आज भी US और UK में कहीं भी देखेंगे तो उनके GDP का 100% पैसा इज इन द म्यूचुअल फंड्स और ये सब, और हमारे यहाँ स्टिल 20% है। तो देयर इज अ ह्यूज गैप, अपॉर्चुनिटी बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो कोई लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया होगा जिसकी वजह से आपने ये करियर चूज किया? क्या ऐसा कोई मोमेंट था लाइफ में जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन मिला हो कि नहीं, मुझे यहाँ पर जाना ज़रूरी है? ये मैंने बताया ना, इन्वेस्टर्स बहुत थे हमारे पास, जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है, जो ट्रस्ट था ना मेरी मदर का, वो काफ़ी ज़्यादा था। अच्छा। तो उसको मैं चाहता था कि उसका इंकैशमेंट हो, लोग सही इन्वेस्टमेंट्स में आगे इन्वेस्टमेंट करते जाएं। और फिर उसी बीच म्यूचुअल फंड्स का कुछ नॉलेज हुआ। एट दैट टाइम इंटरनेट भी नहीं था, जस्ट स्टार्ट हुआ था नेट। आप देखेंगे छोटे छोटे कैफेज में इंटरनेट चलता था। बिल्कुल। आपको हम जब मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो डेली जो रेट्स आते थे म्यूचुअल फंड्स के, वो जाके नेट पे रात में 9-10 बजे हम चेक कर पाते थे। मार्केट उस टाइम भी वॉलेटाइल था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। मार्केट वाज सेम जो 10 साल पहले था, 20 साल पहले था। लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया है। मार्केट तब भी ट्रांसपेरेंट था, आज भी उतना ही ट्रांसपेरेंट है। धीरे धीरे बहुत सारी सेबीज ने बहुत सारी चीज़ें, KYC नॉर्म्स और ये सब ला के उसको और स्ट्रिक्ट कर दिया है। और मार्केट वाज एट दैट टाइम, मैं तो ये नहीं बोलता हूँ कि उस समय मार्केट खराब था या आज नहीं खराब है या तब अच्छा था, आज मार्केट जैसा था वैसा ही है। तो वो सब चीज़ें जब आई लाइफ में तो ऐसा लगा कि नहीं, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें पब्लिक का पैसा भी बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने लाइफ में 2 चीज़ देखी है, कुछ भी चीज़ वेदर गुड्स सर्विसेज कुछ भी ऐसा होता है कि या तो वो कंज्यूमर के लिए अच्छा होता है या तो सेलर के लिए अच्छा होता है। ये ऐसा चीज़ था, ये दोनों के लिए बहुत अच्छा था। कहीं पे ऐसा होता है कि जो सेल कर रहा है प्रोडक्ट को या सर्विसेज को, वो उसके लिए मार्जिन अच्छा है, या फिर जो बाय कर रहा है उसके लिए मार्जिन अच्छा है। ये ऐसा चीज लगा मेरे को लाइफ में जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन था। जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है उसकी भी बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है, और जो बाय कर रहा है उसका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप अदर प्रोडक्ट्स कोई से भी चले जाइए, आपको चीटेड फील होता है। बिल्कुल। कभी इंश्योरेंस लेता है कोई आदमी, किसी के लिए सेटिस्फाई रहता है, किसी के लिए नहीं रहता है। कोई फिक्स डिपॉजिट के लिए सेटिस्फाई रहता है, किसी के लिए नहीं रहता है। पर इसको अगर लॉन्ग टर्म किसी ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, वो ही और शी नेवर फील चीटेड। तो दिस इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, और मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ गॉड का कि मुझे इस इंडस्ट्री में, मतलब एक 3 इडियट्स का जो सब चीज़ें थी ना, कि आप जो चाहते हो लाइफ में वो चीज़ आपको मिल जाती है। इस टाइप ऑफ मैं इसको एंजॉय करता हूँ, और ये मेरे लिए बहुत, मतलब गॉड का बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है मेरे लिए कि मेरे को वो फील्ड मिली जो मैं चाहता था। आप अपना करियर कोरबा, जो इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है जिसे, वहाँ से शुरू किया। तो क्या ये इंडस्ट्रियल कैपिटल होना आपके बिजनेस की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है? देखिए, इंडस्ट्रियल कैपिटल होना ठीक है, यहाँ रिटेल क्लाइंट्स हैं। अगर आप किसी मेट्रोज की बात करें दिल्ली बॉम्बे में, तो वहाँ भी क्लाइंट्स, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बहुत है, पर वहाँ HNI क्लाइंट्स है कम। हर कंपनियों का हेड ऑफिसेज है, वहाँ बल्क ऑफ मनी मिलती है किसी के भी। यहाँ बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स है, वो आप मेरे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स में देख सकते हैं कि 4000 इन्वेस्टर्स का मैंने इतने पीरियड में 4000 इन्वेस्टर्स का मैंने इन्वेस्टमेंट्स किया, और आज भी 3000 प्लस रिटेन कर रहा हूँ। ओनली ड्यू टू दिस कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ज़्यादा है बिजनेस के हिसाब से। पर इंडस्ट्रीज में क्या होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर एवरी लेवल के लोग हैं जिसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसकी लाइफ साइकिल है। तो ये एक ब्रॉड मार्केट को, मैं ब्रॉड पॉपुलेशन को कवर कर रहा हूँ। तो वो मेरे लिए ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि मैं किसी 10-20 लोगों को सर्विस करता, आज मैं ज़्यादा लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो मैं कंट्री के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला काम है। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से सिटी से शुरू करते हुए 500 करोड़ प्लस का AUM क्रिएट करना, ये कैसे किया आपने? ये
नहीं, ये तो देखिए ट्रस्ट और टाइम टेकिंग चीज़ है, ऐसा नहीं है कि इट्स ओवरनाइट। मैंने 2006-7 से स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, अब 2025 है। दो मैंने अपने अर्ली एज में ये स्टार्ट कर लिया था इसलिए लगता है, पर 19 ईयर्स इज़ अ गुड स्पैन ऑफ टाइम। मैंने धीरे धीरे ही ये सब चीज़ों को बिल्ड किया है, और ओवर ए पीरियड ये ट्रस्ट है क्लाइंटों का, ट्रस्ट है, पेशेंस है। पहले हम जितने क्लाइंट से मिलते थे, अगर मैं 100 क्लाइंट से मिलता था तो आउट ऑफ 5 और 10 कन्वर्ट होते थे। फिर धीरे धीरे उनका जो एक्सपीरियंस गुड रहा, उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो हमको अब तो ये हालत है कि हमको रेफरल्स ही इतने मिल जाते हैं कि हमारा उसी से बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये टाइम टेकिंग है, शुरू के पीरियड टफ होते हैं, एट दैट टाइम मार्केट वाज ऑल्सो टफ। अभी मार्केट भी बहुत अच्छा काम लास्ट 4-5 ईयर्स में मार्केट ने भी अच्छा किया है, तो रेफरल्स बहुत मिल रहे हैं, पॉपुलेशन अच्छी है, यंग पॉपुलेशन है जो कि डिजिटलाइजेशन पे बहुत वो कर रही है। right. तो कुछ चीज़ें ये डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, तो हमने बहुत जल्दी ये सब चीज़ों में इंटर किया। तो एक डिजिटलाइजेशन एक बहुत बड़ा मेरे बिजनेस में मैं ये बोलूँगा कि लास्ट प्री कोविड या उसमें हमने जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको मैंने कभी फिजिकली मिला नहीं है। और मैं बोल सकता हूँ कि आउट ऑफ 3500 ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिनके मैंने कभी मिला नहीं है। पर उनका इन्वेस्टमेंट्स मेरे से रेगुलर, वी आर इन टच विद ईच ऑफ देम, और हम अच्छा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और हैविंग गुड पोर्टफोलियो। पर ओनली डिजिटल जो चीज़ें चेंजेस हुई हैं उसके कारण हो पा रहा है। तो इट्स नॉट ओनली कि मैं कोरबा में रह रहा हूँ, मेरे पास वर्ल्ड ओवर के आज इन्वेस्टर है। मेरे पास यूएस में भी है, मेरे पास दुबई में भी है, मेरे पास जर्मनी में भी है। तो मेरे पास ऑल ओवर द ग्लोब इन्वेस्टर्स हैं जिनको मैं यहाँ से फीड कर रहा हूँ। तो आपकी कितने लोगों की टीम है, मतलब जर्मनी, यूएस, इंडिया, ऑल आर तो कैसे कवर कर रहे हैं आप इस चीज़ को? ये एनर्जी कहाँ से बिल्ड हो रही है या आ रही है? मैं बोला ना, जब आपके अंदर में जो चीज़ आप काम कर रहे हैं ना, अगर आप अंदर से उस चीज़ को काम कर पाएंगे ना, तो आप हैप्पीली उस चीज़ को इजीली कर पाएंगे। मतलब अपने काम को अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो बिल्कुल आप, ये इंडस्ट्री इतनी ग्रोइंग इंडस्ट्री है और इतनी अच्छी इंडस्ट्री है कि आप जिसके लिए भी कर रहे हैं ना, तो आप ऐसा कर रहे हैं कि एक लॉयल काम कर रहे हैं आप किसी के लिए। बिल्कुल। जैसे हर आदमी अपने फैमिली के लिए, अपने वाइफ, बच्चों, सबके लिए लॉयल रहता है ना, वो मैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए लॉयल हूँ। बिल्कुल। मैं कभी ऐसा उसको चीटिंग फील नहीं कराना चाहता, या मेरे पास, मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर कोई मेरा इन्वेस्टर है तो उसका मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन जब तक मैं हूँ मैं उनको सर्व कर पाऊँ। एक ये होता है कि मैं हर बार नए इन्वेस्टर बनाऊँ और उसको चीट करके निकल जाऊँ, ये भी टाइप ऑफ सेल्स है, बहुत लोग फॉलो करते हैं। और एक ये है कि मैं उनको इन्वेस्टमेंट्स करूँ, मैं दादाजी का किया, मैंने उनके मम्मी पापा का किया, मैं उनके बच्चों का भी कर रहा हूँ। ऐसे भी मेरे पास जनरेशन है कि मैं थर्ड जनरेशन को सर्व कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें ट्रस्ट मिली, पेशेंस से मिला, धीरे धीरे डिसिप्लिन है इसमें, और नॉलेज गेन हमको रेगुलर करना पड़ेगा। चेंजेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं हर चीज़ों में, इतने सारे नॉर्म्स चेंजेस आ रहे हैं कि उनको हमको डे बाई डे फॉलो करते जाना है। अगर हम वो चीज़ फॉलो करते रहेंगे तो हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस बिज़नेस में हैं, और वो कुछ सीएज हैं, कुछ एमबीए करने के बाद इस फील्ड में आए हैं। वो 2-3-4 लोग एज अ पार्टनरशिप फर्म बना के इतना बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। बट आप बोल रहे हैं आप सिंगल हैंडेडली इस चीज़ को कर रहे हैं, तो वो कैसे हो पा रहा है? तो फिर यही पॉइंट आ जाएगा कि वो डिजिटलाइजेशन की वजह से ये पॉसिबल है या हो रहा है। आपका जितने क्लाइंट्स आप हैंडल कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोविड के बाद आप इतने क्लाइंट्स, ये तो पहले से क्लाइंट्स रहे होंगे आपके, तो वो कैसे, मतलब उस समय कैसे मैनेज करते थे इतने क्लाइंट्स को आप? एट अ टाइम फिजिकल था, स्टार्टिंग में तो फिजिकल तक लेते थे, चेक्स के थ्रू होता था, बैंकिंग करते थे। वो धीरे धीरे नंबर ऑफ क्लाइंट्स, देखिए एक लेवल तक हम फिजिकल बिजनेस कर सकते हैं, या एक लेवल तक आदमी डेली ट्रांजैक्शंस कर सकता है। एक लेवल के बाद अगर उसको मल्टीफोल्ड ग्रोथ करना है, तो वही टर्निंग पॉइंट था जो इस इंडस्ट्री को ग्रो कर रहा है। आप देखिए लास्ट 5 ईयर्स में जो इन्वेस्टर्स थे और जो एयूएम था म्यूचुअल फंड्स का, वो 5 ईयर्स में 5 टाइम्स 6 टाइम्स ग्रो कर गया। तो अक्रॉस इंडस्ट्री, अक्रॉस इंडिया ग्रो कर रहा है ये। बिल्कुल। तो खाली यहाँ नहीं ऐसा कि कोरबा में ग्रो कर रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया ग्रो कर रहा है, और वी आर हैप्पी कि हम उसके पार्ट हैं। कितना मुश्किल है फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना, और स्टार्टिंग में आपने क्या क्या स्ट्रगल फेस किया इसको लेकर? स्टार्टिंग फेस वाज वेरी टफ। स्टार्टिंग के 7-8 ईयर्स तो बहुत टफ थे। मतलब अगर आप बोलेंगे स्टार्टिंग 50 करोड़ से एयूएम्स और 100 करोड़ से एयूएम वाज, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो 100 करोड़ एयूएम वाज ए मतलब ड्रीम कि मैं उतना पहुंच पाऊंगा कि नहीं। इतना टफ था एट दैट टाइम। सभी ट्रांजेक्शन्स फिजिकल होते थे, उतनी वैल्यू नहीं थी, लोगों के पॉकेट में उतना मनी नहीं था, लोगों को उतना ट्रस्ट नहीं था म्यूचुअल फंड्स के ऊपर।
ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा इश्यूज होता है, इशू है। लोगों को मार्केट मतलब ऐसा लगता था कि बस पैसा डूब जाएगा, इट्स शेयर मार्केट है। हाँ हाँ हाँ। तो ये बहुत ज़्यादा इस ट्रस्ट को रीगेन करने में बहुत टाइम टेकिंग लगा। ओके। ऑफिसर्स भी अगर म्यूचुअल फंड ऑफिसर्स भी बोले तो यहाँ पूर्वा में नहीं था, सब रायपुर में था। Okay. हमको सब चीज़ें यहाँ से रायपुर कोरियर करनी पड़ती थी फॉर्म्स को फिजिकली। Okay. वहाँ उनको रिसीव होता था, 2-3 डेज का ट्रांजेक्शन फेस होता था। फिर उसके सर्टिफिकेट्स आने में बहुत मुश्किल होती थी कि सर्टिफिकेट्स लेने, मतलब वीकली हमको सिर्फ एक दिन ट्रेन से मेरे को खुद को वहाँ जाना पड़ता था। अच्छा। मतलब मैं मॉर्निंग की ट्रेन से जाता था जनशताब्दी से। Okay. वहाँ दिन भर पूरे ऑफिसर्स में लिस्ट छोड़ता था कि इतने लोगों का मैंने इस वीक में या इस 15 डेज में इन्वेस्टमेंट्स किया था। Okay. उसका सर्टिफिकेट्स दे दो। फिर वो लोग वापसी में फिर वापस एक तरफ से वापस से ऑटो में जाता था, वापसी में आता था, फिर कलेक्ट करता था, फिर शाम को वापस आता था। दैट वाज अ टफ टाइम, लोगों का ट्रस्ट गेन करना। क्योंकि वो एक फेज था कि जैसे मैंने 2006-7 में स्टार्ट किया था, आफ्टर 1.5 ईयर्स मार्केट में एक बहुत बड़ा 50% का करेक्शन आ गया था। हाँ, 2008 में तो 2008 में मार्केट में मतलब जस्ट एक इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब स्टार्ट की थी जर्नी, और एक बहुत बड़ा डिप था। मेरे साथ बहुत से लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो वहीं पे स्टॉप हो गए थे। ओके। क्योंकि वो कस्टमर्स का वो फेस नहीं कर पा रहे थे। राइट। आपने किसी का पैसा लिया और वो 50% इन 1 ईयर हो जाए, फॉल हो जाए, तो वो फेस करना बहुत टफ टाइम था। फिर गवर्नमेंट वहाँ चेंज हुई 2012-13 में, कोलगेट स्कैम और समथिंग लाइक दैट, वो सब। वो 5 इयर्स ऐसा था कि 5 इयर्स की SIPs ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। ओके। बट वो SIPs जो आज कंटिन्यू है, दैट इज गिविंग यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स। तो वहाँ से ही सीखा है कि वो टफ टाइम में जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया। पर वो जो गुड एक्सपीरियंस है इन्वेस्टर्स का वो आज हो पा रहा है। लोग जो पास की बात करते हैं ना, दैट स्टार्टिंग 7-8 इयर्स वाज वेरी टफ। तो अच्छी चीज़ है, मतलब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, करियर स्टार्ट किया, उसके बाद स्ट्रगल देख लिया 2008। बट आई हैव नेवर गिव अप। मेरे को ट्रस्ट, देखिए उस जिस चीज़ों में मैं काम कर रहा था उसमें ये ट्रस्ट था कि किसी का पैसा जो भी इन्वेस्टमेंट किया हार्ड एंड मनी, वो कभी कहीं जाएगा नहीं। और हमने कभी भी मिस सेलिंग वाली बात नहीं की थी कि शॉर्ट टर्म किसी ले लिया था। हमने जो भी किया था लॉन्ग टर्म की बात करके ली थी पैसा, तो वो धीरे धीरे ओवर ए पीरियड वो एक वेल्थ क्रिएट करके। बोलते हैं ना, सोना जब तपता है तभी ज्वेलरी बनता है। तो बस वही चीज़ आपके साथ हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है कि 2008 में जो स्ट्रगल आपने देखा उससे बहुत कुछ लर्निंग आई होगी। जो स्ट्रगल आपने देखा उससे बहुत कुछ लर्न किया होगा आपने। घर का सपोर्ट मिला, मदर फैमिली का सपोर्ट मिला, फिर मेरी मैरिज हुई, वाइफ का बहुत सपोर्ट मिला स्टार्टिंग के कुछ इयर्स। तो वो एक सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। कई बार आदमी टूटता है, ऐसा लगता है कि मैं वाइफ भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ही है। नहीं, शी इज IT इंजीनियर। ओके। वो एक IT इंजीनियर है, वो विप्रो में जॉब करती थी एट द टाइम ऑफ मैरिज। ओके। और वो वहाँ से फिर मेरी मैरिज हुई। फिर वो आफ्टर मैरिज, आफ्टर 2 इयर्स, कि भाई वो मतलब शी स्टार्टेड स्कूल, शी इज़ रनिंग वन स्कूल, और वो बहुत अच्छे तरीके से एक स्कूल मैनेज कर रही है। अच्छा। तो दोनों का एक अलग अपना सेट ऑफ वर्क है, और वी आर हैविंग ए ग्रेट लाइफ। आपके बिजनेस में पैसा कमाना आसान है या ट्रस्ट? पैसा इज बैक एंडेड, ट्रस्ट इज मेन। पैसा तो पीछे से उसका बैक एंडेड पार्ट है। वंस ट्रस्ट गेन हो जाएगा क्लाइंट्स का, जो भी बिजनेस करेंगे बैक एंडेड पार्ट तो पैसा है। एवरीवन इज वर्किंग फॉर मनी। ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं मनी के लिए वर्क कर रहा है, बट ऐसा नहीं कि इट्स नॉट ए फ्रंट एंडेड बिजनेस कि मैंने आज आपसे बिजनेस किया तो फ्रंट एंडेड है, मेरे को तुरंत पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे ट्रस्ट गेन करेंगे। बहुत पहले स्मॉल अमाउंट मिलता है हमको, फिर ओवर ए पीरियड वो धीरे धीरे बड़ा अमाउंट मिलता है। तो वो पोर्टफोलियो बनने में बहुत टाइम लगता है, और सबकी एक लाइफ स्पैन ऑफ टाइम है। ज्वाइनिंग करते साथ कोई भी जॉब या अपना बिजनेस स्टार्ट करते साथ ही बड़ा पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। वो धीरे धीरे करता है। उसकी भी लाइफ है, उसकी फैमिली है, उसके फिर आगे धीरे धीरे गोल्स रहते हैं, तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें हो पाती है। तो ट्रस्ट इज द मेन पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। एंड बैक एंडेड तो इनकम, क्लाइंट्स का पैसा बनेगा तो हमारा पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर क्लाइंट्स का पैसा नहीं बनेगा तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मेरा पैसा। तो मतलब आपके बिजनेस में ग्रोथ के लिए पैसे से ज़्यादा ट्रस्ट जरूरी है। राइट। इस क्वेश्चन पे आप सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं। क्या म्यूचुअल फंड वेल्थ क्रिएशन कर सकता है, अल्ट्रा रिच बना सकता है? यस, वो एवरी फील्ड, एवरी लेवल के पर्सन्स को रिच बना सकता है। यही तो जादू है उसमें। ओके। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या ऐसा कुछ नहीं है। आप एक रियल एस्टेट लेते हैं तो आपको एक बल्क ऑफ मनी की ज़रूरत है। आज आप गोल्ड भी लेते हैं तो आपको एक बल्क ऑफ मनी की ज़रूरत है। पर आज म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसमें आप 500 रुपीज़ पर मंथ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एकदम बॉटम लोअर लेवल से की ग्रेट, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास से आदमी जो हैंड टू माउथ है वो भी अपना 100 रुपये महीने की SIP स्टार्ट कर सकता है। और धीरे धीरे अकॉर्डिंगली एवरी पर्सन इज हैविंग देयर ओन लाइबिलिटी। राइट। वो जो भी हो, उसको उसके अपने बच्चे हैं, उसको अपने बच्चों की मैरिज करनी है, उसको अपने बच्चों का एजुकेशन करना है।
हर के अपने अपने एक्सपेंसेस हैं, बिल्कुल। हर की अपनी अपनी एबिलिटी है, पर अगर वो प्रॉपर वे में उस चीज़ को प्लानिंग करके करेगा तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगा। और ऐसे वास्ट एक्सपीरियंस है मेरे पास जो कि 2000-3000 पर मंथ कमाते हैं, जिसमें से उन्होंने 500 रुपीज़ अलग किया और आज उनके बच्चे बहुत अच्छी जगह एजुकेशन में हैं। अच्छा। और वो पैसा उनके बहुत अच्छा काम आया। अभी लास्ट रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, एक मतलब लास्ट 1 मंथ बैक मेरे पास एक अंकल आए थे, उनका कुछ पैसा था छोटा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था। वो मेरे पास, उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे बच्चे को मैंने MBBS के लिए वो किया है, वो बहुत अच्छा था पढ़ने में, मेरे को नेक्स्ट 4 इयर्स इतने इतने पैसे की ज़रूरत है, तो ये पैसे से ही मेरे को सब कुछ करना है, उससे मेरी डेली नीड्स भी चलनी, क्योंकि वो रिटायर्ड पर्सन थे, और उसी पैसे से मेरे को बच्चे को भी पढ़ाना है। हमने प्रॉपरली प्लान किया उसका 1 ईयर के हिसाब से कुछ इन्वेस्टमेंट्स किया, अगर कुछ 2, 3, 4 ऐसा करके हमने उसको स्प्लिट किया। बिल्कुल। और उससे कुछ पार्ट का मंथली इंटरेस्ट लेते रहे, और जो कैपिटल अमाउंट था उससे बच्चे की फीस पे करते गए। ओके। वो पिछले महीने मेरे पास सुबह 6 बजे आए। अच्छा। उनका बेटा का कंप्लीट हो गया था, वो गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन किया था रायगढ़ में। अच्छा। एज ए डॉक्टर। तो बोले इसको 9 बजे वहाँ जाना है हॉस्पिटल, ये ज्वाइन किया है, आज इसका पहला दिन मैं आपके पास मिलाने लाया हूँ। बहुत बढ़िया। तो वो मेरे को थैंक यू करने आए थे, और सुबह से मेरे को 6 बजे कॉल किया घर पे कि मैं मिलना चाहता हूँ, आप ऑफिस आ जाइए। मैं उसी हालत में जाके उनसे मिल के आया, और वो मेरे लिए एक बहुत ही, मतलब मेरे लिए इंस्पायरिंग मोमेंट था कि मैं किसी के लिए वो हेल्प कर। आज उनके जेब में कुछ पैसा नहीं बचा था। मैंने उनके बच्चे को ही समझाया, बेटा देखो तुम्हारे फादर ने पूरी लाइफ अपनी जो भी थी अपनी सब कुछ दे दी, अब इट्स अप टू यू कि आप उनकी ओल्ड एज को आप कैसा प्रिजर्व करते हैं। बिल्कुल। तो वो एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट से उन्होंने पूरी अपनी जो भी उनकी कैपेसिटी थी वो 100% दे के अपने बच्चे को आगे खड़ा किया। तो जिस प्लान का आप बात कर रहे हैं, ये SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, SIP या सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, बोथ आर डिफरेंट एक्चुअली। बहुत से लोग अभी आते हैं, मुझे म्यूचुअल फंड नहीं करना है, SIP करना है, ये बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। बट इट्स ए पार्ट, म्यूचुअल फंड का पार्ट है SIP, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल। SIP का मिरर है SWP, उल्टा पार्ट है। SIP इज इन्वेस्टमेंट पार्ट। फॉर आप एग्जाम्पल ये बोल सकते हैं कि कोई यंग है, वो थोड़ा थोड़ा पैसा करके वेल्थ क्रिएट करके एक कैपिटल बनाता है, और ओवर ए पीरियड जब वो जॉब में या उसकी अर्निंग्स खत्म हो जाती है तब उसमें से वो विड्रॉल इंटरेस्ट लेता है। बिल्कुल। तो ये दोनों का अपोजिट पार्ट है। पर ये जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर और ये जो लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं, तो कुछ लोग समझते नहीं उसको, सिर्फ बोलते हैं मुझे SWP करना है भैया। ओके। तो SWP करना इज नॉट फॉर अ यंग मैन, उसको पहले उसके लिए कैपिटल चाहिए। बिल्कुल। वो उसको इन्वेस्ट करेगा, फिर वहां से वो एक पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे पहले पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते थे ना कि आदमी रिटायर हुआ, एक लमसम अमाउंट डाल दिया, उसका मंथली इंटरेस्ट लेता था। बिल्कुल। तो इट्स टाइप ऑफ वो, उसमें ये होता है कि इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं कि उनका कुछ पैसा मंथली उनको मिलता भी है, और थोड़ा थोड़ा पैसा उनके कैपिटल में भी ऐड ऑन होता जाता है। तो ओवर ए पीरियड वो कैपिटल वही नहीं रहता है कि भाई आपने जो पैसा डाला वो 10 इयर्स बाद वही नहीं रहेगा, धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस एक्स्ट्रा जनरेट करता है म्यूचुअल फंड, वो उसके कैपिटल में हो जाता है। तो SIP इज फॉर, मतलब उल्टा हम बोलें, दैट इज फॉर यंग पीपल या अर्निंग पीपल, जो चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा करके अपना इन्वेस्टमेंट करे, और जब वो जो फेज पे भी जाके उसको लगता है कि नहीं अब मेरा रिटायरमेंट फेस है या मेरे को मंथली इनकम की जरूरत है, वहां से उस पैसे से SWP स्टार्ट कर सकता है। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड्स के, जो बोथ आर रिवर्स टू ईच अदर, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। बिल्कुल। जहाँ तक मैं समझता हूँ म्यूचुअल फंड का, ये पूरा का पूरा कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म का गेम है पूरा, म्यूचुअल फंड। तो इसको आप कैसे देखते हैं, मतलब क्या सजेशन रहेगा लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड करना चाह रहे हैं या उसके बारे में नॉलेज कम है उन्हें, तो उनको क्या आप एक्चुअली मेन प्रॉब्लम इज दैट कि एवरीवन वांट्स टू बी रिच सो अर्ली, बहुत जल्दी। बिल्कुल। और कंपाउंडिंग का जो मेन फोकस है या जो मेन उसका कॉन्सेप्ट है ना, वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है। एक छोटा सा मैं आपको एक वो स्टोरी है जो बोलते हैं ना, वो बताता हूँ कि एक आदमी एक राजा के पास गया, तो राजा ने बोला आपकी क्या विश है आप बोलिए। तो उसने बोला कि चेस के जितने ब्लॉक्स होते हैं ना, आप एक पहले ब्लॉक्स में 1 दाना रखिए, दूसरे ब्लॉक्स में 2 रखिए, तीसरे में 4 रखिए, ऐसा करते करते 64 ब्लॉक्स तक डबल करते जाइए। बिल्कुल। राजा बोला छोटी सी चीज़ है, कुछ बड़ी विश मांगो। बिल्कुल। तो ये बोला कि नहीं, मुझे सर इतना ही, राजा से बोला बस मुझे इतनी विश कंप्लीट कर लीजिए कि मेरे को जितने ब्लॉक्स हैं ना, बस वो उतने ही ब्लॉक्स का आप मेरे को बस उतने ही दाने दे दीजिए बस। आप मानोगे नहीं, 64 दाने आते तक ना राजा का पूरा साम्राज्य बिक गया था। बिल्कुल। 64 ब्लॉक आते 64 ब्लॉक्स आते तक, 2, 4, 8, 12 वो दाने से इतना कंपाउंडिंग हो चुकी थी कि राजा का पूरा, क्योंकि उसने पुराने उस टाइम में उसने दे चुका था वचन, उसको फॉलो करना पड़ा। तो कंपाउंडिंग का ये असर है। पर
आप लास्ट 30-35 सालों का अगर मैं कंपाउंडिंग देखूं, मैं 79 से नहीं ले रहा हूं, मैं 30 सालों का ही देख लूं कि पिछले 25-30 सालों में मार्केट ने क्या किया है, तो इट्स नथिंग ग्रेट। मार्केट 12% से, अगर मैं नॉमिनल जीडीपी लूं तो जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, ये हम नॉमिनल जीडीपी, बिल्कुल बिल्कुल, तो 6% करीब, ये 6% करीब इन्फ्लेशन, एवरेज 12% का है। बिल्कुल। सेंसेक्स ने भी 14% का रिटर्न दिया, ठीक है, 2% ज़्यादा दिया, 13-14%। बिल्कुल। इंडेक्स का ईपीएस उतना ग्रो किया, प्लस 1.5-2% का डिविडेंड यील्ड आया, तो 13-14% का मार्केट ने तो 12-14% का रिटर्न जनरेट किया। बिल्कुल। पर अगर मैं 1 लाख रुपए को रखूं तो आज वो कम से कम 30-32 लाख रुपए, 32 टाइम्स किया 32 ईयर्स में। ओके। अब ये इतना ह्यूज है कि हम उसको वो नहीं कर सकते, दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है ना, हम 30 साल पहले हमारे मदर फादर के पास उतना पैसा नहीं था, पर आज जो चेंजेस हुआ है सोसाइटी में, वो उसी वजह से, वो सब उसी की वजह से। हाँ, मतलब 90s के बाद म्यूचुअल फंड ने मैसिव ग्रोथ दिखाई है, राइट। बट एक बहुत बड़ा सेटबैक ये है कि आज भी गवर्नमेंट को बहुत सारे कैंपेन्स रन करने पड़ते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए म्यूचुअल फंड के लिए, और या उसको लोगों को प्रमोट करने के लिए कि भाई आप म्यूचुअल फंड लो। ह्यूज कैंपेन रन होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट जा रही है गवर्नमेंट की उसमें, उसके बाद भी आज भी वो अवेयरनेस नहीं है लोगों में। चेंजेस तो हुआ है, ड्रास्टिक चेंजेस हुआ है। आप लास्ट 5 इयर्स का परसेंटेज ग्रोथ देखेंगे ना, कि जितना पैसा फिक्स डिपॉजिट में जा रहा है, जितना पैसा रियल एस्टेट में जा रहा है, जितना पैसा म्यूचुअल फंड में जा रहा है, तो आप यू विल सी कि म्यूचुअल फंड का ग्रोथ इज मल्टीफोल्ड्स। उसका पॉजिटिव असर तो आया है। एक्चुअली हमारा जो माइंडसेट था ना, जैसे रियल स्टेट्स और गोल्ड, इनसे मैं कंपैरिजन करूँ तो वो फिजिकल अपीयरेंस है, मैं देख सकता हूँ, मैंने एक मकान लिया तो मैं उसको देख सकता हूँ, मैं गोल्ड को देख सकता हूँ, पर स्टॉक्स को मैं नहीं, लोग उसको एनालाइज करते हैं। और आप जितना भी देखिए, जो परसेप्शन बना है ना इतने सालों में, जो फिल्म में बनी है ना, वो सिर्फ स्कैम के ऊपर ज़्यादा बनी है। स्कैम 1992, हर्षद मेहता, ये वो पॉजिटिव चीज़ों में कोई फिल्म नहीं बनी है। कभी भी सामने नहीं आया कि इतने सालों में ये पैसा वेल्थ क्रिएट करके दिया हुआ है। तो अगर आप किसी चीज़ का पॉजिटिव नैरेटिव देखेंगे तो पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव मार्केट में उसका वो स्पीच हुआ है। पर ये लास्ट 30 इयर्स में धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है, और लास्ट 5 इयर्स में इट हैज़ बीन ड्रास्टिक चेंजेस। और ये आप देखेंगे कि मल्टीफुल बहुत स्कोप है, देयर इज अ ह्यूज स्कोप जो चेंज हो रहा है और होते जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो अवेयरनेस की कमी है लोगों में म्यूचुअल फंड को लेके, क्या इस वजह से भी है कि जो फंड मैनेजर्स हैं या एजेंट्स हैं वो मिसलीड करते हैं, क्योंकि उनको शायद हायर कमीशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है? इन सम सेंस आई विल से यस, ये तो है। इसलिए पब्लिक जो चीटेड फील करती है ना, क्योंकि बिकॉज वो कहीं ना कहीं चीटेड कहीं ना कहीं फील हुई है, और वो माउथ पब्लिसिटी बहुत होती है। अगर कोई आपके फैमिली में कोई 1% भी चीटेड फील करेगा ना, तो वो पूरी फैमिली को बताएगा कि मेरे को उसने ये प्रोडक्ट सेल करके गया था और उससे मेरा ये नेगेटिव चीज़ें हुई हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आप ब्लॉक्ड हो जाते हो, जस्ट लाइक इंश्योरेंस। आपने एक बार अगर इंटर कर लिया तो देयर इज नो एग्जिट ऑप्शन। बिल्कुल। तो आपको मजबूरी हो जाती है कि उसको 5 इयर्स 10 इयर्स 15 इयर्स वॉट एवर उसका टाइम है, उसको पूरा कंप्लीट करना है। अर्लियर इंश्योरेंस में बहुत हैवी एंट्री चार्जेस भी थे, एग्जिट चार्जेस भी थे। तो वो लोगों को एक जो टाइम था ना 2008 के बाद से, जो कि 20 इयर्स का इंश्योरेंस पॉलिसी था और मिस सेल करके 3 इयर्स का बोल के बेचा गया, सिंगल प्रीमियम बोल के बेचा गया। हाँ, ये तो वो सब चीज़ें भी आई। ऐसा नहीं हुआ कि प्राइवेट कंपनीज ने चीट किया, ये रेगुलेटेड बिजनेस था, स्टिल वहाँ पे ऐसा हुआ। बिल्कुल। पर ओवर ए पीरियड धीरे धीरे चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, और आप होप सो अभी यही फाइनेंशियल अवेयरनेस है जो पब्लिक को समझना पड़ेगा, और जितना जल्दी जो समझेगा उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा वो। लोग आज भी कम अट्रैक्टेड है म्यूचुअल फंड को लेके, उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि कमोडिटी पे, गोल्ड में, रियल एस्टेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आज भी हो रहे हैं इंडिया में। उसके पीछे आपका थॉट क्या है? क्योंकि ये जो है ना, ये हमारे पिछले 2-3 पीढ़ी में हम जाएंगे ना, तो पहले देयर वाज नो अदर ऑप्शंस। बिल्कुल, है ना। मैंने ना फिक्स डिपॉजिट भी बाद में आया, देखा जाएगा तो अर्लियर वाज ओनली फर्स्ट वाज लैंड, देन गोल्ड, देन फिक्स डिपॉजिट आया। जब ये धीरे धीरे लोगों को आया तो ये धीरे धीरे चेंजेस चालू हुआ। जो 30-40 इयर्स बैक के जो लैंड थे ना, उन्होंने प्राइस अच्छा दिया, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिला। क्यों? क्योंकि वो 40 इयर्स बैक उनकी होल्डिंग टाइम बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल। पर आज जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आप किस प्राइस में कर रहे हैं, उसकी वैल्यूएशंस क्या है। आज जब एंट्री कॉस्ट और एग्जिट कॉस्ट रियल एस्टेट का देखिए ना, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इज टू मच हाई। सही बात है ना। गैप बिटवीन द गवर्नमेंट प्राइस मार्केट प्राइस इज टू मच हाई। तो आप सब चीज़ों का प्रोज एंड कॉन्स देखिए एक बार क्या है।
लेकिन आजकल तो मुझे ऐसा लगता है म्यूचुअल फंड से ज़्यादा स्कैम लैंड में हो रहे हैं। आप अभी एक छोटा सा इंसिडेंट है, कुछ महीने पहले का इंसिडेंट है। बिहार के एक गांव में खेत में ब्रिज बना दिया। उससे पहले बिल्डर्स ने पूरी लैंड आसपास की परचेज कर ली, फिर एक ब्रिज बना। ब्रिज बनने के बाद ये सर्कुलेट किया गया वहाँ पर गांव में कि ये अब मैसिव इन्वेस्टमेंट आ रहा है यहाँ पर, गवर्नमेंट का ध्यान आपके तरफ है और इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कंपनीज लग रही हैं। और उसके बाद उसी लैंड को जो चीप रेट में खरीदा हुआ था उसको हायर रेट पे सेल किया लोगों को। और उसके बाद पता चला कि वहाँ ना कोई इंडस्ट्री आ रही है और वो जो ब्रिज भी बना हुआ था वो भी आधा बना के छोड़ दिया गया। और इस इंसिडेंट को मतलब ये ब्रिज बने हुए शायद 6 महीने से 1 साल हो गए, तब लोगों को ये समझ में आया कि हमें तो चीट किया गया है। देयर इज लार्ज नंबर ऑफ स्कैम्स अभी भी चल रहे हैं। आप छोटी सी चीज़ों से देख लीजिए ना, आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके देख लीजिए कि कितने केसेस चल रहे होंगे लैंड और बिल्डिंग के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, और कितने चल रहे हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लिए। दोनों में जमीन आसमानों का अंतर है। बिल्कुल। तो आज भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और यही चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, आपको क्लियर होना पड़ेगा पब्लिक को कि मैं क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो मेरे लिए कितना यूज़फुल है, कितना नहीं है। तो आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल गाइड की ज़रूरत है। यू कौन भी डॉक्टर, आप हर चीज़ों के डॉक्टर नहीं हो सकते। हाँ, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हमारे यहाँ लास्ट कुछ पीरियड में ज़्यादा हो रही है कि लोग अपने तरफ से ही इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, अपने ही उससे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं वो फंस रहे हैं। हाँ, किसी और से इन्फ्लुएंस होके कर रहे हैं। तो हर चीज़ें हर किसी के लिए ठीक नहीं है। क्या एफडी सेफेस्ट टूल है इन्वेस्टमेंट का? एफडी अगर देखेंगे तो शॉर्ट टर्म इसमें बहुत अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म इट इज़ नॉट ए गुड टूल। ओके। आपको देखना पड़ेगा कि मैं कितना रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ, मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म में उसके कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखूंगा तो देयर विल बी ह्यूज गैप बिटवीन द इन्फ्लेशन, एफडी का रिटर्न नेट क्या है। आज मेरे पास 100 करोड़ रुपीज़ है, अगर मैं एफडी करके उसको 12 ईयर्स 14 ईयर्स में 200 करोड़ कर रहा हूँ, तो मैं बहुत कुछ लूज कर जा रहा हूँ अपना। सही बात है। पर मैं अगर 6 महीने या साल भर की बात करूँ देन इट्स ओके। 6 महीने साल भर में आप वो रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो हमको करना उल्टा चाहिए। शॉर्ट टर्म में हमको गो फॉर फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, लॉन्ग टर्म में गो फॉर ए म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट इक्विटीज और समथिंग लाइक रियल एस्टेट, वॉट एवर आपको लगता है। पर शॉर्ट टर्म में आपको फिक्स डिपॉजिट पे जाना चाहिए। पर काम उल्टा करता है पब्लिक, जो भी है वो लॉन्ग टर्म का पैसा हम लोग फिक्स में रखते हैं और शॉर्ट टर्म में हम यहाँ मैनिपुलेटेड करते हैं। फिर हम किसी का एक्सपीरियंस गुड होता है तो वो बोलते हैं मार्केट इज गुड, किसका एक्सपीरियंस बैड होता है तो बोलते हैं मार्केट इज बैड। बहुत तो एक बार परसेप्शन, हाँ, वो वेल्थ लूज करते हैं, वो अपना परसेप्शन फिर वो हर चीज़ों पे उस पर डालते हैं कि नहीं मार्केट इज नॉट गुड। बिल्कुल। तो मतलब एफडी वेल्थ क्रिएट करके आपको नहीं दे सकता आज की डेट में। जैसे कि इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो। 15-20 ईयर्स बैक जब 12-14% का इंटरेस्ट रेट था 12% का, देन 12% प्लस रिटर्न मींस पैसा एवरी 5 ईयर्स में डबल हो रहा है, 5-6 ईयर्स में। तो वो एक उसकी वैल्यू बनी हुई है। बिल्कुल। बट अगर वो 12 ईयर्स 14 ईयर्स में डबल हो रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं है, वो इरोड करते जा रहा है अपना इन्फ्लेशन से। क्या एफडी के बाद अब आते हैं लाइफ इंश्योरेंस में? लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। इट्स बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरीवन। तो उसमें वो रिटर्न है लाइफ इंश्योरेंस में? आप नाम ही लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं और रिटर्न की बात कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? आपको रिस्क प्रोवाइड, आपकी लाइफ अगर आपके ना रहने पे आपके फैमिली पे वो कैपिटल प्रोवाइड हो जाए जिससे उनकी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्सपेंसेस बीट कर जाए। उसका कॉन्सेप्ट आपको रिटर्न प्रोवाइड करना नहीं है। उसका फर्स्ट नेम ही लाइफ इंश्योरेंस है। वो आपकी लाइफ को कवर कर रहा है, ना कि आपके इन्वेस्टमेंट को कवर कर रहा है। अगर कोई आज जॉब कर रहा है, वो लाइफ इंश्योरेंस लेता है, ये माइंड में ये थॉट रख के कि आने वाले 10 साल 20 साल बाद जब मैं ये पैसा मेरे को आएगा तो मैं अपने बच्चे के लिए XYZ चीज़ करूँगा, या उसकी शादी पे काम आएगा, या उसकी पढ़ाई पे काम आएगा, तो क्या वो बेनिफिट है, या उसको लाइफ इंश्योरेंस के बजाय म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए? नहीं, गो फॉर ए टर्म इंश्योरेंस। आप एक बड़ा कवरेज लीजिए। नहीं, यहाँ पर उसको कुछ हो नहीं रहा है। वॉट एवर योर सरप्लस इज हैविंग, आप जो सेविंग्स कर सकते हो उसका बिग पार्ट आप डालिए म्यूचुअल फंड्स में। आप बच्चे के नाम से जो भी आपका गोल है उस पर कीजिए, एंड पुट स्मॉल अमाउंट ऑफ दैट अमाउंट इन अ टर्म इंश्योरेंस। वो आपको दोनों तरफ से कवर करेगा। आपको टर्म इंश्योरेंस एक बड़ा रिस्क कवरेज प्रोवाइड करेगा। देखिए, नो वन नोज कि उसकी लाइफ कितनी है। हर कोई चाहता है कि मैं जब तक मेरी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा जीऊँ, पर किसी को ये अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में पता नहीं है।
ठीक है, इसीलिए तो वो इंश्योरेंस कराता है। बिल्कुल। तो ये एक छोटी सी कार हम लेते हैं 10-15 लाख रुपए की, उसके लिए हम 30-40 हज़ार रुपये इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं। एट एंड ऑफ द एक साल के बाद वो डेट विल बी ज़ीरो। बिल्कुल। तो क्या हम अपने ऊपर छोटा सा प्रीमियम पे नहीं कर सकते कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को उतना पैसा मिल जाए कि अगर वो कहीं पे भी डिपॉजिट करके SWP ले, फिक्स डिपॉजिट ले और उससे उसका डेली नेटवर्क। मेरा कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस के लिए ये है, टू वेज से आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। वन इज़ कन्वेंशनल ऑप्शन, जहाँ पे आप प्रीमियम पे करते थे फॉर ए पीरियड ऑफ 20-25 वॉट एवर, वो आपको विद बोनसेस या विद इंटरेस्ट जो भी हम बोलते हैं वो आपको पे बैक करते हैं। राइट। और देर इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू, एक्चुअली इट्स ए पुराना ही है, पर न्यू कॉन्सेप्ट की यू विल टेक टर्म इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्ट योर सरप्लस अमाउंट इन म्यूचुअल फंड, ओके, विच विल गिव यू बेटर रिटर्न। ओके। कौन सी इंस्ट्रूमेंट आपको ज़्यादा रिटर्न देगा? तो अगर मैं कन्वेंशनल में जाऊँ, अगर मैं जो भी प्रीमियम मेरे कैपेसिटी है मैं वो पे करूँगा, तो जो मेन इंश्योरेंस कवरेज है डेट इज़ वेरी लो। ओके। जो उसका मेन हार्ड कोर है कि वो कवरेज ज़्यादा होना चाहिए। तो आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो यू विल गेट ए बिग कवरेज, प्लस जो स्पेयर अमाउंट है यू विल इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड विल गिव यू मोर मनी एंड मोर इंश्योरेंस देन गो फॉर ए कन्वेंशनल प्लान। ओके। तो अगर आपसे कोई इंश्योरेंस करने बोलता है और आपको बोलता है कि नहीं आप क्यों अपना पैसा यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस में ले रहे हो और गो फॉर ए कन्वेंशनल प्लान और यूलिप प्लान वॉट एवर, तो आप उनसे पूछ सकते हो ये मेरे लिए अच्छा है कि आपके लिए अच्छा है। नहीं, आप इंश्योरेंस एजेंट से ये चीज़ पूछ सकते हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस को एज अ इन्वेस्टमेंट टूल ना देखें? ना देखा, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। वो इट्स ए नॉट, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसका कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस कवरेज देना। बिल्कुल। जो मैं आपको बोल रहा था ना कि इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, हर चीज़ों का एक कितना वाली बात होती है। बिल्कुल। मैं खाना खाऊं तो कितना खाऊं, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खा लूं, मैं बहुत कम खा लूं, दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हर कोई यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा इंश्योरेंस सेल होता है, पर जितनी कवरेज है हर 99% लोगों के पास कम कवरेज है। बिल्कुल। जितनी उसकी जरूरत है वो कवरेज नहीं ले पा रहे। होता शायद इसलिए है ना कि जितने भी एजेंट्स देखेंगे आप जो लाइफ इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, राइट, वो आपकी लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं करते। वो आपको क्या मिलेगा 10 साल बाद, 15 साल बाद, आपको मिसलीड कर रहे हैं ना, वो ये बताते हैं कि भाई आप ये ये डालोगे आज पैसे तो इतना ह्यूज अमाउंट आपको मिलेगा। तो आदमी अमाउंट देख के उसका दिमाग से वो खेल जाते हैं उस समय के लिए। राइट। तो वही है कि वो दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट सेल करने के चक्कर में ना आप इधर के रह पा रहे हो ना उधर के रह पा रहे हो। तो इसमें जो यूलिप पार्ट है वो भी इंश्योरेंस में आ जाता है, आती है चीज़ें। तो ये बहुत बड़ा स्कैम नहीं है यूलिप? इट्स नॉट ए स्कैम, हम ये नहीं बोल सकते स्कैम है, तो कॉम्प्लेक्स है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या बेनिफिशियल नहीं है। देयर इज ए लार्ज एग्जिट विंडो, चार्जेस आर हाई, तो कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही है, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही नहीं है, तो ये आपको ये समझना पड़ेगा। इट्स अ वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट बाय गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि IRDAI का रेगुलेशन नहीं किया, सब कुछ किया है ना, बट आपको उसका चॉइसेस है, आपके पास हर चीज़ का चॉइस है। मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, तो आपको वो चॉइस करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए सूटेबल है, कौन सी चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है। अगर आप किसी एक ही प्रोडक्ट के पास जाएंगे तो वो बोलेगा वो बेस्ट है। अगर आप आज बैंक में खड़े होंगे तो वो बोलेगा मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। अगर आप इंश्योरेंस के पास खड़े होंगे तो बोलेगा मेरा प्रोडक्ट सब कुछ अच्छा है। अगर आप म्यूचुअल फंड के पास जाएंगे तो बोलेगा मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। पर आपको बास्केट ऑफ ऑल सच थिंग्स रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस यही है कि आपको हर चीज़ों का बैलेंस नॉलेज होना रखना पड़ेगा। और अगर आप वो चीज़ खुद कर सकते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। आप नहीं कर सकते हैं तो आप एक एडवाइज़र, आप हर चीज़ों में आप एडवाइज़र रखते हैं। आपको एक लॉ में कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप लॉयर रखते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे यही इट्स अ प्रोफेशनल, और ये तो आपकी मनी के बारे में है, लाइफ लॉन्ग चीज़ों के बारे में है। तो जो आपको बैलेंस व्यू हर चीज़ों में बराबर से नॉलेज शेयर करे आपके साथ, और आपकी जो गोल बेस्ड है, आपकी ज़रूरत है, हर किसी की ज़रूरत अलग हो सकती है। हर की एज अलग है, हर की इनकम अलग है, हर की लाइबिलिटीज़ अलग है, तो हर किसी की डिफरेंट गोल्स है। तो हर किसी की इनकम अलग है, आपकी इनकम अलग है, मेरी तो मेरी इंश्योरेंस नीड और आपकी इंश्योरेंस नीड अलग है। मेरा लोन ज़्यादा है, आपका लोन कम है, तो मेरी इंश्योरेंस नीड ज़्यादा है, आपकी इंश्योरेंस नीड कम है। तो हर किसी की लोन कितनी है, उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, उसके एसेट्स कितने हैं, ये सब चीज़ के ऊपर इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट होता है, ना कि इट्स ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। एक और इंश्योरेंस है हेल्थ या फिर लाइफ इंश्योरेंस। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ये लाइफ इंश्योरेंस आपके नहीं रहने पे है और हेल्थ इंश्योरेंस आपके रहने पे। अगर आपको कुछ मेजर डिसीज हो जाता है तो वो आपकी पूरी वेल्थ खा जाएगा। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा आपके पास तो वो प्रॉपर वे में आपको वहाँ से वो इंश्योरेंस कवरेज मिल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस
तीनों आर ऑल द थ्री आर बेसिक नेसेसिटी, हाँ, उसकी भी उतनी ही ज़रूरत है। बात वहीं आ जाती है कितनी ज़रूरत है, ये आपको सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल। कि आप अपने फैमिली के साथ बैठिए, आपके गोल्स क्या हैं, आपके बच्चों की एज क्या है, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, आपको कितनी चीज़ों की नीड है, आप वो चीज़ प्रॉपरली प्लान कीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ और प्रॉपर वे में तीनों चीज़ों को सेपरेटली कीजिए। ओके। तब आपका प्रॉपर गोल फिक्स हो पाएगा। पर Okay. हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस आर मस्ट टू डू थिंग्स, वो आपको बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एक चीज़ों को नहीं रखेंगे और मिस हैपनिंग होती है तो आपका जो पूरी वेल्थ है वो पूरी दोनों आज के कंडीशन के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या इनको पैसे देना सेफ है आज भी उतना जो पहले माना जाता था? आज थोड़ा सा एथिक्स की कमी नहीं लगती आपको? नहीं, अभी जो जितने नॉर्म्स हैं, नहीं न्यू जो लो रेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एनबीएफसीज हैं उसमें रिस्क तो है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, है ना। जहाँ पे रेटिंग लो है वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किसकी रेटिंग लो है। Okay. आप वो सब देख के कीजिए। नॉर्म्स पहले से बहुत टाइट हो गए हैं और वो स्थिति नहीं है पहले जो 20 या 30 ईयर्स बैक थी कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज उसके कारण आ रही है। हाँ, कोई अनरेगुलेटेड चीज़ है जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो दैट इज डिफरेंट थिंग। Okay. पर अगर आप रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ फ्रॉड के चांसेस बहुत कम है। ओके। है ना। रिस्क तो है, आई एम नॉट सेइंग कि रिस्क नहीं है, रिस्क तो है, इसलिए वो बोला ना इंटरेस्ट रेट इसलिए आपको ज़्यादा है, पर वहाँ कैलकुलेटेड रिस्क है। पर अगर कोई अनरेगुलेटेड चीज़ है जहाँ रेगुलराइज ही नहीं है ना, आप किसी अभी भी प्राइवेट फाइनेंस किसी से ले रहे हैं तो उसका कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते फिर ऐसा। गवर्नमेंट का प्रेशर इन कंपनीज पे है इसका मतलब? राइट, बिल्कुल है। ओके। तो जो सेबी है, आपको नहीं लगता कि जो सेबी को कुछ और करना चाहिए, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा करने की ज़रूरत है, खासकर स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए? बहुत से स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं जो उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं आज भी। सेबी ने स्कोर्स करके एक नया पोर्टल ओपन किया है जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट वो कर सकते हैं और डिफरेंट वेज में और थिंक कर रही होगी गवर्नमेंट। पर मेरी पर्सनल थिंकिंग है, इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट एंड सेबी की। हाँ, आप जैसे सेंट्रलाइज्ड है सेबी, बॉम्बे बेस्ड है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, एटलीस्ट स्टेट बेस्ड एक ऑफिस रहे जहाँ पे लोग थोड़ा रीचेबल रहें। बिल्कुल ठीक है। लोगों को अभी भी ना फिजिकल प्रेजेंस की बहुत ज़रूरत है। Actually. बिना फिजिकल प्रेजेंस के वो नहीं उस चीज़ को क्लियर कर पाते। जैसे बैंक्स है हर जगह पे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आदमी आज भी वहाँ खड़ा हो जा जाता सकता है। तो वो उसको ट्रस्ट ज़्यादा मानता है। पर वही ऑफिस सेम चीजें अगर मैं सिर्फ एक सेंट्रलाइज उसको वो करूं तो जो न्यू एज जनरेशन है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर डिजिटली इक्विपाइड। पर जो ओल्ड एज है या जो उसको यूज नहीं कर पाते हैं तो वो उस पर डरते हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। बिल्कुल। तो अगर इस टाइप का कुछ चीजें अगर गवर्नमेंट या सेबी करती है जहाँ पे एक उनका लोकल ऑफिसर्स या कुछ मतलब एटलीस्ट स्टेट वाइज हो जाए, जैसे कंज्यूमर फोरम्स है, स्टेट वाइज अलग है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग है, सेंट्रल वाइज अलग है, आपको यहाँ से नहीं लगा, जैसे कोर्ट्स है हमारे, तो ठीक है उस वास्ट वे में ना करके एटलीस्ट स्टेट वाइज भी करे तो वो सबके लिए थोड़ा सा इजिली रीचेबल रहेगा। अभी फ्यू मंथ्स बैक एक केस आया था मेरे पास जिसमें एक बंदे के ग्रैंडफादर ने कुछ शेयर्स परचेज किए थे किसी कंपनी के, लेकिन उसको उतनी फाइनेंशियल नॉलेज थी नहीं कि वो है क्या। आज उनकी कुछ महीने पहले जब उनकी शादी हुई, उनकी जो वाइफ थी वो थोड़ी सी पढ़ी हुई थी। जब उन्होंने उस सर्टिफिकेट को देखा तब उन्होंने ये बताया कि आज इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर का रेट है कुछ 200-250 के आसपास, और जब उन्होंने परचेज किया था तो कुछ पैसों में परचेज किया हुआ था। बट आज वो उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं सेबी को, वो पैसे कैसे निकाल सकते हैं? आज उसका एक गो थ्रू है, जो भी कंपनी है उसका रजिस्ट्रार रहता है। तो ये आपको वहाँ पे अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनके थ्रू, या तो आप डायरेक्टली अगर आप उतने खुद ही इंडिपेंडेंटली उतने नॉलेज रखते हैं तो आप ये कर सकते भी नहीं है उनके पास। हाँ, तो किसी ना किसी आप एडवाइज़र को हायर कर सकते हैं इसके लिए। ओके। डिफरेंट सिटीज़ में बहुत सारे हैं जो हायर्स ये सब कर सकते हैं। आप उनके रजिस्ट्रार को लेटर लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, उसकी कॉपी भेज सकते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर के नाम से ये सर्टिफिकेट था, वी आर द लीगल हायर्स, और उस पर जो भी डॉक्यूमेंटेशन वो जमा करेंगे तो जो उसका रूल के हिसाब से जितना परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स, अगर नॉमिनी होगा तो नॉमिनी को पूरा मिल जाएगा। अगर ज्वाइंटली होगा तो जो सेकंड होल्डर है उसको चले जाएगा। की बात थी तो वो तो नॉमिनी वाला तो सवाल ही वॉट एवर ऐसा नहीं है। ज्वाइंट्स भी थे पहले, सर्टिफिकेट्स बहुत लेते थे और आज नहीं है तो लीगल हायर्स है, उनके लीगल हायर्स को मिल सकता है। उसके भी रूल्स हैं बहुत, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। देखिए आप ये जो चीज़ बोल रहे हैं ना वो हर चीज़ों में फॉलो करेगी, नॉट ओनली ऑन शेयर्स, नॉट ओनली ऑन फिक्स डिपॉजिट, नॉट ओनली ऑन बैंक अकाउंट, इन रियल स्टेट ऑल्सो। अगर किसी का दादा का कोई कहीं पे ज़मीन थी और आज तक सेल नहीं हुई तो उसको भी तो वही रूल फॉलो करना पड़ेगा ना जो लॉ बोलता है। तो सेम चीज़ इसमें भी फॉलो होगी, ये भी पैसा ट्रांसफ़र होगा उनके लीगल हायर्स को। तो मतलब अगर किसी स्मॉल इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम आती है
तो वो डायरेक्ट सेबी को हाँ, अप्रोच कर सकते हैं। देयर इज नो स्कैम और फ्रॉड इन दैट। सेबी इज रेडी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना के रखी हुई है जिसमें पब्लिक को पैसा, अनक्लेम पैसा मिल सके। तो आपके करियर में कोई ऐसा स्कैम आपने देखा है जो आपके किसी क्लाइंट के साथ हुआ हो या आपके नियर एंड डियर के साथ हुआ हो? बहुत सारे स्कैम्स हैं, ऑनलाइन स्कैम्स बहुत हुए हैं। पहले जो इन्वेस्टमेंट्स होते थे, अगर आप बोलेंगे, जैसे मैंने बताया ना, मेरे मदर ने पोस्ट ऑफिस, लाइफ इंश्योरेंस सब का काम किया। पहले क्या होते थे, मैच्योरिटी चेक्स जो जाते थे वो बाय नेम जाते थे। राइट। देयर इज नो बैंक अकाउंट, नथिंग, पैन्स, कुछ भी नहीं थे। आज आप इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, अगर मैं एक रामलाल का नाम लूं तो एक शहर में कम से कम 100 रामलाल हो सकते हैं। बिल्कुल। पर अगर मैं बोलूं रामलाल पैन नंबर सो एंड सो, तो वो एक हो जाएंगे, या रामलाल एसबीआई अकाउंट नंबर सो एंड सो, तो वो एक हो जाएंगे। तो जैसे जैसे चीज़ें, एक्टिविटी, फ्रॉड बढ़ता गया तो वो चीज़ें सुधरती गई। अब डायरेक्ट क्रेडिट आ गया है। तो वो मेरे क्लाइंटों के साथ हुआ। एक ही कॉलोनी में 2, मान लीजिए, रामलाल रहते थे। एक रामलाल का चेक दूसरे रामलाल ने को मिल गया, पोस्टमैन ने दे दिया, वो पैसा इनकैश करा लिया, वो मज़े में है और आज घूम रहा है। ये ऐसा बहुत हुआ। फिर ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत हुए हैं क्लाइंटों के साथ। किसी का फॉरेन से मतलब मेल आ रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फ्रॉड मेल भेज देते हैं कि आपका इतना पैसा हमारे, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, हमारे पास पड़ा हुआ है और मैं, आप इतना टैक्स पे कर देंगे तो आपको हम ये पैसा रिलीज कर देंगे। बिल्कुल। वो फेक फेसबुक अकाउंट से उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और बोलते हैं कि मैं इस सो एंड सो कंट्री से हूँ, आपसे एक आध महीना चैट करते हैं कि मैं आपका फ्रेंड हूँ। मेरे क्लाइंट के साथ हुआ था, उनसे चैट किए कि मैं इस फ्रेंड हूँ, मैं फ्रेंड हूँ आपका, और मेरे कोई भी बच्चे या मैंने मैरिज नहीं किया, मैं अपना कुछ पार्ट ऑफ छोटा मोटा अमाउंट आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो उधर से उन्होंने बोला मैं आपको 80 लाख रुपए गिफ्ट देना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट डे आपके पास मेल आ जाएगा कि 80 लाख रुपए का 30%, 24 लाख आप हमारे इनकम टैक्स अकाउंट में टैक्स जमा कर दीजिए और वो फिर आपको हम रिलीज कर देंगे। तो अभी ऐसा करके 24 लाख रुपीस क्लाइंट ने धीरे धीरे करके कुछ डिपॉजिट, उन्होंने कुछ मेरे से पहले 5 लाख 10 लाख रुपए विड्रॉ कराया इन्वेस्टमेंट से और जमा किया उस अकाउंट में। थर्ड डे जब उन्होंने फिर बोला मेरे को और पैसे की जरूरत है, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने पूछा, आंटी ऐसा क्या चीज़ है आपको जो अचानक से जरूरत पड़ रही है? तो उन्होंने बोला मैं बताऊंगी, थोड़े दिन बाद मेरे पास बड़ा पैसा आने वाला है, मैं उसको फिर री इन्वेस्ट करूंगी। फिर मेरे को डाउट हुआ, बोला नहीं बताइए आपको ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने बताया, तो फिर मैं चीज़ को समझा। फिर मैंने उनको बताया कि नहीं आंटी, दिस इज़ फ्रॉड। फिर जाके एसपी से बात हुई, फिर एसपी ऑफिस से भी मुझे कॉल आया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या क्या हुआ था, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। वो नाइजीरियन पीपल थे शायद, आई थिंक सो। वो बाद में पकड़ाए भी, पर उनका फाइनली अमाउंट नहीं कलेक्ट हो पाया। तो ऐसे फ्रॉड होते हैं, लोग इस चीज़ के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो लगे ही हुए हैं। आपने अपने करियर में क्या किसी को कुछ ऐसा मिस सेलिंग की है या गलत प्रोडक्ट आपने सेल कर दिया हो जिसका बाद में आपको रिग्रेट हुआ हो? स्टार्टिंग फेज में था, जब मैंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर, तब एट दैट टाइम ना इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर्स का बहुत बूम था 2006-7 में। तो डिफरेंट फंड्स जो इस सेक्टर के फंड थे ना, डेट आर गिविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स। मतलब ऐसा टाइम भी था कि 6 मंथ्स 8 मंथ्स में पैसा डबल हुआ था, एक ऐसा टाइम था। पर हम उस समय एसेट एलोकेशन को नहीं फॉलो कर रहे थे। अगर हम फॉलो भी करते थे तो क्लाइंट की नीड थी कि नहीं, ये फंड, ये सेक्टर इज गिविंग एक्सेलेंट रिटर्न्स, और जो आप अदर फंड्स दे रहे हैं उसमें रिटर्न्स नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो वन साइडेडली हमने किसी का वो फंड सेल किया था, पर ओवर ए पीरियड वो समझ में आया कि नहीं, हाई वैल्यूएशंस में कोई भी सेक्टर या कोई भी फंड सेल करना, दैट इज मिसलीडिंग। तो वो बाद में थोड़ा डेंट लगा था, पर वो हम बहुत जल्दी उस गलती से सीखे। और नाउ एसेट एलोकेशन इज द मेन फंडामेंटल जिस पे हम इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं कि वो इररेस्पेक्टिव ऑफ रिटर्न्स इज द बाई प्रोडक्ट्स। रिटर्न सेकंड पार्ट है। फर्स्ट है कि हम किस वैल्यू में कौन से फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी नीड क्या है, गोल बेस क्या है। वो स्टार्टिंग फेज में ये सब चीज़ें कुछ हुई थी, जो कि सेक्टर चलने के कारण ऐसा हुआ। व्हाट्स योर व्यू ऑन फिनटेक एप्स जो 12 से 15% की गारंटीड रिटर्न की बात करते हैं? एनी फिनटेक ऐप और एनीथिंग व्हिच इज गिविंग यू हाई डबल डिजिट गारंटेड रिटर्न्स मीन्स इट्स अ रेड फ्लैग। आज के टाइम पे डबल डिजिट, हाई डबल डिजिट बोल सकते हैं, 14-15%, इट्स नॉट पॉसिबल। बट देखा जाता है कि म्यूचुअल फंड भी कई बार 24%, 25%, 20% की रिटर्न दे रहे हैं। दैट इज डिपेंड्स ऑन द मार्केट ना। राइट। गोल्ड ने इस साल 40% रिटर्न दिया है, 30% रिटर्न दिया है, इसका मतलब नहीं है कि वो हर साल देगा। हाँ, उसका एवरेज रिटर्न आज भी 8-9% का ही है। सेम एज म्यूचुअल फंड ने इस साल 40 दे दिया, इसका मतलब नहीं है उसका एवरेज रिटर्न वही है, 12, 14, 15 से ऊपर नहीं है। पर 15% ये मार्केट से रिस्क लेके बना रहा है और वो गारंटेड दे रहा है। वोट आर डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल। और वो डिपेंड करता है कि उस कंट्री की ग्रोथ, वहाँ इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है,
जहाँ पे हम 5-6% में बैठे हैं, आप 15% का गारंटेड रिटर्न्स देंगे, तो हाउ इज़ पॉसिबल? आज एक कंपनी लैंड, लेबर, कैपिटल सब कुछ लगाती है और 15 से 20% एक्सपेक्ट करती है, बिल्कुल प्रोडक्शन करती है, सेल्स करती है, इतना सब कुछ करती है, तब वो 12-15% नहीं अर्न कर पा रही है। सही बात है। इस क्वार्टर का निफ्टी का ईपीएस 8-9% का होगा और वो 15% गारंटेड रिटर्न्स, हाउ इट्स पॉसिबल? तो कहीं ना कहीं जाके वहाँ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी निकलती है। बिल्कुल। आज के डेट में बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को टिप्स दे रहे हैं। आप वो शेयर ट्रेडिंग के लिए टिप्स दे रहे हैं, सुबह से शाम तक उनके मैसेजेस टेलीग्राम में आते रहते हैं। मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को देखा है जो उसमें घुसे हैं और उसके बाद लॉस करके बाहर निकले हैं। तो इस पे आपका क्या व्यू है? कैसे रोका जा सकता है इन चीज़ों को और कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि कौन सही है और कौन गलत है? फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो हम भी मतलब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टा यूज़ कर रहे हैं, सब चीज़ें, पर इट्स फॉर नॉलेज शेयरिंग यूज़ करते हैं, नॉलेज शेयरिंग करते हैं, न्यूज़ मिलता है, करंट अफेयर्स के बारे में पता चलता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको पॉजिटिव भी मिलती है। अब फॉर एग्जांपल हम भी आज ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल, ये भी कहीं ना कहीं जाएगा सोशल मीडिया में, पर हमारा ऑब्जेक्टिव वहाँ से पैसा अर्न करना नहीं है। बिल्कुल, आपको ये डिफरेंस देखना पड़ेगा। आज मेरा बैकग्राउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, मैं पिछले 20 सालों से ये काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, अगर मैं इस चीज़ पे अगर आपको कुछ बोल रहा हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल, उसको पोस्ट करके उस पर लाइक्स लेके मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं कि मैं वहाँ से सोशल मीडिया से पैसा अर्न करूँ। राइट। और वो जो वहाँ पे जो आपको डाल रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेल नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना वीडियो डाल के पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन उस फील्ड का है। आज एक डॉक्टर है, वो सर्जरी कर रहा है, और एक है जो सर्जरी डॉक्टर नहीं है पर वो आके वहाँ पे ज्ञान दे के आपको सब चीज़ें बता रहा है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पर आप उसकी बातें मान रहे हैं। हाँ, वे ऑफ प्रेजेंटेशन में भी उस पर्सन का बहुत अच्छा होगा जिसके लिए लोग इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, पर आपको वही डिफरेंस देखना है हर पर्सन को कि कौन इस फील्ड का है, किसको उसका नॉलेज है, किसको उसका नॉलेज नहीं है, और मैं किसकी बात मानूं। क्या ये आप जिसको जानते ही नहीं उसने आपको बोल दिया कि ये स्टॉक्स अच्छा है तो आपने ले लिया, है ना? क्या ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये इस वजह से भी ऐसा करते हैं कि शेयर किसी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनके रेट्स को मैनिपुलेट करने के लिए? क्योंकि कई बार देखा गया है जब इन्होंने बोला XYZ कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, ये बहुत आगे जाने वाला है, उस थोड़ा सा वो ऊपर बढ़ता है, उसके बाद जो फॉल आता है उस पर सबके पैसे डूब जाते हैं। पेनी स्टॉक्स में कर सकते हैं, लार्ज कंपनीज में तो ह्यूज वॉल्यूम्स है, उसको तो अब नहीं कर सकते। पेनी स्टॉक्स में ये जरूरी होता है, जरूर आज भी हो रहा है। 1 रुपये 2 रुपये वाले स्टॉक्स जो पेनी स्टॉक या कचरा स्टॉक बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, उस पर ये चीज़ होती है। तो ये आपको देखना है कि वो अब कोई किसी का बिजनेस बैकग्राउंड ही नहीं है किसी कंपनी का, उसका स्टॉक्स गिरे जा रहा है, आप लिए जा रहे हो कि नहीं ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ये आने वाले टाइम में बहुत ग्रो कर जाएगा, तो आपको उसका पीछे बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा कि जो चीज़ वो बोल रहा है वो बैक टेस्टिंग करके देखिए। आप उसको बाकी पेज में जाके देख लीजिए, जो वो बोल रहा है वो कितनी सच्चाई है उसकी बातों में, वो अगर वो बिजनेस करना है तो उतना उसने किया है कि नहीं किया, अगर वो उस कंपनी का CEO है बोल रहा है तो वो CEO है कि नहीं है, वो वहाँ फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता है उस सब चीज़ों को। लोग तो शेयर ट्रेडिंग की तरफ इसलिए भी अट्रैक्टेड हैं क्योंकि लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब में अपनी लाइफस्टाइल शेयर करते हैं कि आज मैं बड़ी गाड़ियाँ चला रहा हूँ, घर मेरा छोटा था आज बड़ा घर है, यूपी बिहार के किसी छोटे सिटी से रन कर रहा था बिजनेस, आज मैं दिल्ली में मुंबई में स्टूडियो अपार्टमेंट लेके बैठा हुआ हूँ। तो इस तरह से वो अपनी लाइफस्टाइल शो करते हैं, इसलिए भी अट्रैक्टेड हैं लोग। हाँ, ऑब्वियसली बिल्कुल हैं। देखिए आप क्या है, लोगों को मतलब जज नहीं कर पाते उसके कारण लोग कि भाई क्या सही है, इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो रहे हैं लोग, और वहीं चीटिंग भी हो रही है, तो आपको वो चीटिंग से ही बचना है। पेशेंस की कमी है, पेशेंस की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है पेशेंस में लोगों में। वो ओवरनाइट वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। प्रॉब्लम वही है, ओवरनाइट कुछ भी चीज़ क्रिएट नहीं हो सकता। जो उसका एक एवरेज रिटर्न है या जो उसका एवरेज जो थीम है पिछले 20, 30, 40 सालों का, उसके आसपास आप जा सकते हैं, पर आप ओवरनाइट बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं क्रिएट कर सकते। और उसके उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न के चाह में हर कोई जो उसका कैपिटल है उसको भी इरोड करते जा रहा है। बिल्कुल, ये इसी वजह से हो रहा है ना, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। आज भी 140 करोड़ के पॉपुलेशन में 40 करोड़ भी फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। राइट। अप्रॉक्स 38 करोड़ के आसपास की फाइनेंशियल लिटरेसी है आज भी इंडिया में।
38 करोड़ तो टोटल है, अगर आप उसमें Total से में। बैंक्स और ये सब फिक्स डिपॉजिट निकाल लेंगे तो हाँ। वो 10 करोड़ भी नहीं बचेगी आज के डेट में। बिल्कुल। स्टिल 5 करोड़ म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स हैं ओनली इतने में। हाँ, हाँ। तो वो ठीक है, 1 करोड़ से 5 करोड़ हुई है, हाँ। परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इज वेरी गुड, बट स्टिल लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आर अनकैप्ड। राइट। कुछ समय से देखा जा रहा है लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रीजन इंडिया का टैक्सेशन है। टैक्सेशन नहीं बोला जाता, टैक्सेशन तो सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज में, हर कंट्रीज में डिफरेंट है, और इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री तो और डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। तो उसका एक असर अलग रहता है, और पॉपुलेशन इज ह्यूज। नहीं, लेकिन ह्यूज टैक्स रेट है, उसके बाद जब हम रिजल्ट पे आते हैं कि हमको क्या मिल रहा है रिटर्न में, वो बहुत एक्चुअली कम वी हैव है। स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, ठीक है, वो तो हुआ है, डिफरेंट पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, Okay. पर डिफरेंसेस क्रिएट हुआ है, ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में नहीं हुआ है, बहुत सी चीज़ों में बहुत ग्रो नहीं, किया है अभी हम। पिछले 10 सालों में वो ग्रोथ दिखी है। नहीं, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट नहीं था, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं तो बोलूँगा 1947 से ग्रोथ चल रही है, स्पीड Okay. कम थी, पहले कुछ और चीज़ों पे हुआ, अब कुछ और चीज़ों पे हो रहा है, ओके। विजुअलाइज ज़्यादा हो रहा है, पहले कम हो रहा होगा, हो सकता है, हाँ, ये भी हो सकता ठीक है, पर आज की डेट में, और पहले ऐसे सोशल मीडिया था भी नहीं जो कि हर चीज़ों को अपन स्प्रेड कर पाए, तो वो चीज़ें भी अभी आई हैं। अभी सबसे बड़ा चेंजेस जो है आज की डेट में इंडिया का ग्रोथ का, कि एवरी कंट्री में ये फेस ना 15, 20, 25 सालों का जो आता है, हाँ। वो हो सकता है यूएस जापान में 30-40 साल पहले आ चुका था। इंडिया इज ए यंग कंट्री जो हम बार बार बोलते हैं, तो हमारा जो पॉपुलेशन जो डेमोग्राफिक है अभी, वो 15-20 साल पहले भी हम चाहते ना तो वो ग्रोथ नहीं हो सकती थी, बिल्कुल। बिकॉज द एवरेज एज वॉज वेरी लो। अगर मैं एक प्रोडक्टिविटी की बात करूं किसी भी देश की ना, तो अगर कोई बच्चा है तो वो भी प्रोडक्टिविटी नहीं कर सकता, और एक बूढ़ा इंसान है तो वो भी नहीं कर सकता। तो एक एज होती है जो 15, 20, 25 साल की किसी भी कंट्रीज की होती है, उस फेस में उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हो सकता है। बिल्कुल। ये बार बार जो 2047 तक जो गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर हमारे बोल रहे हैं कि हम डेवलप नेशन हो जाएंगे, ये अमृत काल है, उसका कहने का कारण ही ये है ओके। कि जो ये फेस है, इस पे यंग चैप्स बहुत है हमारे पास, राइट। और डिफरेंट एज ग्रुप में है, फ्रॉम 18, 15, 17, 20, बिल्कुल। तब एवरेज देखेंगे तो हो सकता है 28, 30 इस एज पे हम अभी शायद आ रहे होंगे। तो यहाँ प्रोडक्टिविटी इज द मैक्सिमम, और कंजम्पशन भी मैक्सिमम होगा, बिल्कुल। इनकम भी ज़्यादा होगी, हाँ, तो कंजम्पशन obviously भी बात ज़्यादा है। होगा। पूरी वर्ल्ड कंजम्पशन के लिए हमको देख और रही है। अगर इस लेवल पे कंट्री ग्रो नहीं करती है, इस लेवल पे टैक्स कलेक्शन नहीं आता है, इस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता है, तो वो लाइफ लॉन्ग होगा। अगर आज दूसरी इकोनॉमीज को आप देखिए, वहाँ पे हर चीज़ डेवलप्ड है या हर चीज़ गो थ्रू है, क्योंकि उन्होंने 50 साल पहले ये काम कर चुके हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, तो उनके पास एट दैट टाइम हो सकता है आज से 20 साल बाद हमारा टैक्सेशन रेट ये ना रहे, ओके। है ना। हम फिजिकल डेफिसिट थे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा, हमारे पास गवर्नमेंट चलाने के लिए नहीं पैसा था। आपने सुने थे मनमोहन सिंह बाहर गए थे, उन्होंने गोल्ड रख के पैसा हाँ, लाया, बिल्कुल, तब ये सब चीज़ें हुई। तो हम वहाँ से उठ के आज कहाँ आ गए हैं पिछले 20-30 साल। मैं इसलिए आपको उस समय बोला ना, मैं पिछले 30 सालों की बात कर रहा हूँ। जब से लिबरलाइजेशन आया है, तब से जो चेंजेस आया है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो अगर टैक्स कलेक्शन होता है और देश के इकोनॉमी के लिए अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था बहुत देर से, क्या इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड के थ्रू ब्लैक मनी वाइट किया जा सकता है कि नहीं? नो, अभी ऐसा कोई नॉर्म्स, हमारे नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ओके। खासकर म्यूचुअल फंड्स में, इंश्योरेंस में, बैंक्स के जो भी नॉर्म्स हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि हम इसको ब्लैक को वाइट नहीं कर सकते। ओके। देयर आर सम लूप होल्स इन रियल एस्टेट एंड गोल्ड, आप ये बोल सकते हैं। Okay. वो भी धीरे धीरे गवर्नमेंट उस पर वर्किंग कर रही है। और पर म्यूचुअल फंड्स में तो देर इज़ नो स्कोप कि आप कोई भी ब्लैक मनी को, क्योंकि देर इज़ नो कैश इन्वेस्टमेंट्स, हम ना कैश इन्वेस्टमेंट्स होता है ना कैश विड्रॉल होता है। Right. देर इज़ नो गैप बिटवीन द मार्केट प्राइस, ऐसा कुछ नहीं होता कि इसमें कोई दो प्राइस होता ही नहीं है, देर इज़ ओनली वन प्राइस। बिल्कुल। तो और वो जो भी इन्वेस्टमेंट्स होगा डेट इज़ ओनली थ्रू योर बैंक अकाउंट, और जब आप विड्रॉ करेंगे वो आपके बैंक में जाएगा। बिना पैन के हम इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। तब जब पैन के इन्वेस्टमेंट करेंगे, विड्रॉ करेंगे, तो एवरी थिंग इज इन द अकाउंटिंग। बिल्कुल। तो इसमें ऐसा कोई देर इज नो गैप, कोई ऐसा गैप नहीं है जहाँ पे हम ये सब चीज़ कर सकें। ओके। बट रियल स्टेट में आज भी बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी जा रही है, ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो एक समय में जाके इंटीरियर्स में जाके वो लैंड परचेज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हैं। तो क्या ये टैक्स बचाने के लिए है
वहाँ पे भी अब काफ़ी चेंजेस आ गया है। अब आप टैक्सेशन का देखेंगे ना कि जो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर पहले सीधा एक फिक्स इनकम शो कर देते थे, आज के डेट में आपको ये शो करना है कि आपके पास कितने एकड़ ऑफ लैंड है, उसमें कितनी क्रॉप कितनी होती है, कितने वेल हैं, कितना ये है, आपको एवरीथिंग यू शुड आपको डिस्क्लोज करना है। शायद बड़े सेलिब्रिटीज कर लेते होंगे, इस वजह से वो कर रहे हैं। अभी रिसेंटली देखे शाहरुख खान की डॉटर ने किया है, अमिताभ बच्चन ने किया है, अभिषेक बच्चन ने किया। तो इस तरह स्मॉल पार्ट है, होल वैल्यू पे आप देखेंगे ना, हाँ। तो होल वैल्यू पे अब वो उतना पॉसिबल नहीं है जो चीज कर सकते हैं। अब कोई कैश रोटेशन कर रहा है या कुछ हो रहा है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने ट्राई किया, डिमोनेटाइजेशन आया, जीएसटी के बाद बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई हैं। तो ये सब ऐसा नहीं है कि वन गो में सब चीज़ें चेंजेस हो जाए, धीरे धीरे आप सोचिए। देखिए टैक्सेशन क्या है, लोग सोचते हैं कि आज मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ना तो मेरा ये साल निकल गया मतलब मैं बच गया। चेंजेस वहाँ पे आया है कि उनके पास नेक्स्ट 10 ईयर्स है, वो आपका सिर्फ रिटर्न फाइल हुआ है, ये साल का प्रोसेस्ड हुआ है, वेदर इट इज अ राइट वेदर इट इज रॉन्ग। अभी आप देखिए 2025 चल रहा है, 2016-17 का स्क्रूटनी चल रहा है, लोगों के पास आ रहे हैं, आप नोटिस देखे होंगे। अब सोचिए आज पिछले 10 सालों में टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चेंजेस हो गई। बिल्कुल। हम आज 2025 में 2016 का स्क्रूटनी कर रहा है अगर गवर्नमेंट, अगर जिस दिन 2025 का 35 में स्क्रूटनी करेगा तो आप सोचिए क्या टेक्नोलॉजी रहेगी उस समय, एआई का क्या यूज कर पाएगा। तो पहले छुपाने वाला टाइम ज़्यादा था, आज की डेट में जो जितना ट्रांसपेरेंट होकर अपने आप को बेटर रहेगा। देखिए एंड ऑफ द डे ये सब इन्वेस्टमेंट्स क्यों कर रहा है, फॉर पीस ऑफ माइंड। आपका पीस ऑफ माइंड ही नहीं रहेगा तो आपके पास कितना भी करोड्स ऑफ वैल्यू रहेगा। आप ये भी तो देख रहे हैं ना कितने लोग अंदर जा रहे हैं, ये बात है ना। तो आपका पीस ऑफ माइंड नहीं है तो गलत चीज़ का हमेशा गलत नतीजा है। तो हमको उस रोड पे जाना ही नहीं है जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। तो वी आर ऑन फेयर पाथ, हम प्रॉपरली टैक्स पे करें तो भी इतना पैसा बन रहा है कि जो आप यूज नहीं कर सकते। सही बात है। जो आप प्रॉपरली आप अगर सीधे लाइन में जाएंगे तो भी बहुत पैसा है, तो हम रॉन्ग वे क्यों चॉइस करेंगे। बिल्कुल। तो क्या आपको लोग अप्रोच करते हैं इस चीज़ के लिए? हाँ ये तो जनरल बातें हैं। लोगों को लगता है कि टैक्स का काम है या कुछ भी काम है तो लोग बस रिटर्न दिलाने के लिए करते थे। आप ये भी देखे होंगे पिछले 4-5 ईयर्स में बहुत सारे लोग जो कि नॉन क्वालिफाइड थे, रिटर्न्स फाइल करते थे और वो लोगों को बाद में पकड़ा गया कि वो आपको फॉल्स रिफंड दिलाते थे, दिला रहे थे। वो भी चीज़ें पकड़ाई। जीएसटी में बहुत सारी चीज़ें आई है ना। अब नेक्स्ट आपको मैं एक और चीज़ें बता रहा हूँ पब्लिक के लिए कि यूपीआई जो यूज़ कर रहे हैं, स्कैनर आप यूज़ कर रहे हैं, आप डेली ट्रांजेक्शन्स करो, लाखों रुपए का हो रहा है ना। और बहुत से लोग ऐसे अनएजुकेटेड है, जैसे वेजिटेबल वेंडर्स हैं, फ्रूट वेंडर्स हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो स्कैनर ले लिए हैं फ़ोन पे और इसका उनका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो काफ़ी कुछ क्रॉस हो चुका है पर वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अगर ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको प्रॉपर एथिक्स में कीजिए। अगर आपको उस चीज़ का नॉलेज कम है और आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो आप उसके टैक्सेशन एक्सपर्ट के पास जाइए। इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से राय लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। फॉर स्मॉल अमाउंट दे आर चार्जिंग, आप हमेशा आगे शांति से अपनी लाइफ जी सकेंगे। ये चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले क्या कैश ट्रांजेक्शंस बहुत थे बिजनेसेस में, स्मॉल वेंडर्स के पास। आज के डेट में 90% ऑफ द मनी कम्स इन देयर अकाउंट। बिल्कुल। तो अब उल्टा काम होते जा रहा है। अब वो जी रहे हैं वही 20 साल पुरानी उस पर, फिर बोलते हैं हमारी तो कोई इनकम नहीं, हम टैक्स क्यों पे करें। तो आप जो जेन्युइन है, आप जो सही है, नहीं है तो आप मत पे कीजिए, पर जो जेन्युइन है आप वो सही चीज़ फाइल कीजिए। अभी कुछ समय से देखा जा रहा है इंडियन मार्केट में अमेरिका के टैरिफ का असर पड़ रहा है। ट्रम्प आ जाते हैं, कभी 100% टैरिफ, कभी 20% टैरिफ, कभी 25% टैरिफ। अब फिर वो कुछ गैप मिल जाता है कि नहीं अब नहीं होगा, थोड़े दिन बाद होगा। तो इस पे आपकी क्या राय है? क्या ये इम्पैक्ट डाल रहा है इंडियन मार्केट पे? शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो देखिए कुछ ना कुछ चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि देयर इज नो इम्पैक्ट। बट अब टेक्निकली देखेंगे ना तो देयर इज इम्पैक्ट इज बहुत कम है। हमारे जीडीपी का ना पॉइंट्स में भी नहीं आएगा। अगर आप टोटल हमारे इंडेक्स को देखेंगे तो 30% कम फ्रॉम फाइनेंशियल, 12-13% इज ऑफ IT, 7-8% का ऑयल एंड गैस का है, 50-60% का तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है हमारे उसमें। सही बात। हम एक्सपोर्ट ही नहीं करते वो सब चीज़ों को, वो तो हमारा इंटरनल है। फिर बहुत सारी हॉस्पिटलिटी है, आपकी हॉस्पिटल्स हो गए, कुछ फार्मास जो एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे है, जेम्स एंड ज्वेलरीज में कुछ सेक्टर्स है, पर वो सेक्टर्स टोटल का इम्पैक्ट आप देखेंगे तो डेट इज़ वेरी लो। हमारा एक्सपोर्ट उनको बहुत कम है। तो नेट अगर मार्केट को इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत कम होगा जितना उसको हाई किया जा रहा है।
ओके उनका कॉन्सेप्ट जो है वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब डालना चाहते हैं, वहाँ पे लोगों को काम नहीं है, वो चाहते हैं कि यहाँ का प्रोडक्ट इतना महंगा हो जाए कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो। वो उनकी लॉन्ग टर्म थ्योरी है, वो उनके कंट्री के हिसाब से उनकी थ्योरी है वो, क्योंकि वो पूरा चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह यही चल रहा है। हाँ। और वो वहाँ के लोग उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे पर ये ओवरनाइट नहीं हो पाएगा ये सब चीज़ें। आप देखिए 3 मंथ्स बैक ईरान इराक वॉर का प्रॉब्लम था, फिर इंडिया पाक वॉर आया, फिर आज अभी ट्रम्प का है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल सच थिंग्स, जब इंडेक्स मैंने जब स्टार्ट किया था ना तब इंडेक्स वाज 6, मतलब अगर आप बोलेंगे तो इंडेक्स वाज अराउंड 8000। तब से ये चीज़ें मैं सुन रहा हूँ कि हर 2-4-6 महीने में कुछ ना कुछ चीज़ें आती है। कभी कुछ स्कैम आ जाता है, कभी वर्ल्ड का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कभी किसी का वॉर हो जाता है, कभी कोविड आ जाता है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल सच थिंग्स नेक्स्ट मार्केट कितना भी फॉल होता है, 40-50% भी फॉल होता है, नेक्स्ट 6 महीने में 12 मंथ्स में न्यू हाई लगा लेता है। तो बिकॉज बैक्ड बाय फंडामेंटल पीछे है, अर्निंग्स है, कंपनियां इतनी सारी है, कंजम्पशन है इंडिया में, तो हम उस चीज को ओवरराइड करते जा रहे हैं आज भी। तो मतलब हमारे स्टॉक एक्सचेंज इतना कैपेबल है, बिल्कुल कैपेबल है। आप लास्ट 1 ईयर का सिर्फ डाटा देखिए, FIs हैव सोल्ड 3 लाख करोड़ ऑफ अमाउंट और डोमेस्टिक हैज बाय 6 लाख करोड़, उसका डबल। राइट। ये 2007 में मैं बता रहा था, अगर किसी दिन 2000-3000 करोड़ का माल बेच देते थे FIs तो मार्केट डाउन सर्किट लग जाता था। फिर LIC आती थी, फिर टीवी में आता था कि LIC, गवर्नमेंट ने LIC को बोला इतना कि बैक बाय इतना पंप करो। आज किसी की जरूरत नहीं है, आज इतना सरप्लस अमाउंट है, म्यूचुअल फंड के पास इतने फंड हैं, डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनियों के पास इतना है, PF ट्रस्ट के पास इतना पैसा है, SIP बुक साइज इतनी बड़ी हो गई है, तो और ये डे बाय डे ग्रो होते जा रही है। ये जो मैसिव ग्रोथ आया है 2013-14 के बाद से फाइनेंशियल लिटरेसी पे, ये भी इसका बहुत बड़ा रीजन है। फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, न्यू जनरेशन जैसे जैसे आते जा रहे हैं, वो अपने अच्छे बुरे को समझ रहे हैं, वो चेंजेस हो रहा है। पहले हमको उनके पास जाना पड़ता था, आज हमारे पास जब उनसे ज़्यादा कॉल आते हैं, तो ये चीज़ें चेंजेस होते जा रही है। और जितनी जल्दी यंग चैप्स आते जा रहे हैं, वही बोला ना, यंग कंट्री का फायदा यही है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएंगे, ग्रोथ ज़्यादा होगी, और जो पुराने पास्ट जो रिटर्न्स है या पुरानी स्पीड से उससे डबल तिब्बल से होगी। धीरे धीरे अब हम क्लोजर की तरफ जाते हैं। तो अगर कोई बंदा फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहता है आज के डेट में, तो उसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जैसे आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है, फर्स्टली तो आप अपने आप को सिक्योर कीजिए थ्रू टर्म इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम, क्योंकि वो एक ऐसा एक्सपेंसेस है जिसपे आपको मेंटली बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपके कुछ लाइफ में कुछ हैपनिंग होती है या मेडिकली होती है, तो आप उसको सिक्योर कीजिए। देन जो भी स्मॉल अमाउंट से आप अपनी इन्वेस्टमेंट SIP स्टार्ट कर सकते हैं, उस अमाउंट से आप SIP स्टार्ट कीजिए। ओके। एंड जितनी ज़रूरत है उतनी धीरे 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 आप इंक्रीज कीजिए। प्रॉब्लम इज दैट स्टार्ट तो बहुत कर रहे हैं, कितने सस्टेन करेंगे, राइट, और कितनी उस पर ग्रो करते जाएंगे। 2 चीज़ें हैं, मैं अर्न कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, पर कितना ग्रोथ में ला पा रहा हूँ। तो मिनिमम कितने दिन तक वेट करना चाहिए SIP करने? मेरे हिसाब से एटलीस्ट 10 इयर्स अगर आप कर लेंगे ना, फिर ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग विल वर्क। ओके। एक 10 इयर्स का स्पैन होता है ना, 1-2 साइकिल होती है पूरी मार्केट की, राइट, डिफरेंट साइकिल्स प्ले करती है, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है, कमोडिटीज़ का प्लस माइनस होता है, वर्ल्ड ओवर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ नए चीज़ें आती हैं। अब लास्ट 5 इयर्स में देखिए, जैसे पहले कंजम्पशन में एक अलग ट्रेंड चलता था, आज देखिए जोमेटो स्विगी के आने के बाद एक अलग ही चीज़ चले गई। सही बात। बहुत से जगह मेट्रोज में नॉन किचन नहीं है, वैसे अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। सही बात है। किसी को मतलब सामान ला के बनाना, मेड रखना, उससे सस्ता उसको वो पर समय नहीं है, समय भी नहीं है। तो टाइम जो इतना जल्दी चेंजेस हो रहा है ना, तो न्यू थिंग्स आर कमिंग, न्यू इनोवेशंस आर कमिंग, तो आप उसका फायदा यहाँ से उठा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कीजिए, और एवरी ईयर जैसे जैसे आपकी अर्निंग्स बढ़ते जाए, आप उसको इंक्रीज करते जाइए। फर्स्ट थिंग इज दैट, बहुत ज़्यादा लिवरेज मत होइए, बहुत ज़्यादा लोन लेके कुछ काम मत कीजिए। जितनी नेसेसिटी है, जहाँ लगता है आपको, आप वहीं तक लोन लीजिए, जो आप रीपे कर सकते हैं टाइमिंग। आजकल जॉब में भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। अभी रिसेंटली TCS ने 12,000 लोगों को निकाला और 20,000 न्यू रिक्रूट कर रहे हैं। फ्रेश टैलेंट, फ्रेश माइंड सेट के साथ लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। बिल्कुल, ये तो और ज़्यादा ज़रूरत हो गई ना। पहले हमारे फादर के जनरेशन्स में जहाँ वो ज्वाइन करते थे, वहीं से वो रिटायर होते थे, राइट। उनका सेकंड थॉट कोई था ही नहीं।
फिर एक टाइम आया जहाँ पे आदमी जॉब स्विच करता था लाइफ में 1 या 2 बार सिर्फ, जहाँ उसको लगता था कि मैं एक लेवल पे पहुंच गया हूँ, मेरे को इस कंपनी में से ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे जो टॉप के क्रीमी लोग होते थे वही स्विच करते थे, लोअर ग्रेड के लोग नहीं स्विच करते थे। अभी का टाइम ऐसा है कि आप एवरी ईयर आप देखेंगे ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि हर साल रिटर्न जब मैं फाइल करता हूँ तो हर साल उनका फॉर्म 16 नया कंपनी का होता है। ओके, ठीक है, तो ये भी बहुत जल्दी चेंजेस हो रहा है, और इसका आंसर ये है कि आप कितने साल तक जॉब कर पाओगे आपको ये भी सर्टेनिटी नहीं है। तो आपको फाइनेंशियली साउंड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेंशन स्कीम्स नहीं है, नहीं है। पहले आप सिक्योर्ड थे वहाँ पे, अभी पेंशन स्कीम्स नहीं है। आप प्रॉपरली जॉब नहीं करेंगे तो आपके में पीएफ उतना नहीं होगा, आपकी ग्रेचुटी नहीं बनेगी। राइट। तो आपके पास अदर जो ऑप्शंस है आपको खुद से क्रिएट करना है, जो कि पहले एक कंपनी या गवर्नमेंट उस चीज को फॉलो करती थी। तो आज की डेट में आपको फाइनेंशियली साउंड होना और ज्यादा जरूरी है, और आपके पास स्टिल 60 ईयर्स टाइम नहीं है। आपको 40, 45, 50 आपको अपने एज की जो रिटायरमेंट एज है, भले आप 60-70 काम कीजिए, 50 तक का रखिए और उसके हिसाब से प्लान कीजिए कि मेरे को इस एज में मेरी ये आज ये अर्निंग्स है, और मेरे को 50 के बाद अगर मेरे को मंथली चाहिए तो मेरे पास कितना कैपिटल होना चाहिए, मैं इतना अर्न एटलीस्ट कर लूँ, अपने आप को सेव कर लूँ। फिर आप फ्रीडम है, आपको जहाँ जॉब करना है, आपको जहाँ पे कंसल्टेंसी का काम करना है आप कीजिए। आज के जो यूथ हैं उनके लिए आपका क्या, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट को लेके? वही है, एज अर्ली एज पॉसिबल। आप जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा आगे आपको फाइनेंशियली फ्रीडम प्रोवाइड करेगा। अगर आप जॉब स्विच भी कर रहे हैं, आपके जेब में पैसा है, तो आप इजीली स्विच कर सकते हैं। तो अगर आप बर्डन में रहेंगे, आप किसी लीवरेज में रहेंगे ना, तो आप हो सकता है कि आप जहाँ पे कंफर्टेबल ना हो, जहाँ पे काम करने के लिए भी, फिर भी आप काम कर रहे हैं। तो किस तरह के फंड में अपने पैसे इन्फ्यूज करें यूथ, जिससे उनको एक समय में 10 साल 20 साल बाद? डाइवर्सिफाइड फंड्स में कीजिए, एसेट एलोकेशन करके कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कैरिड अवे बाय जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न है आप उसके पीछे जाइए। कैरिड अवे मतलब आप ऑनलाइन आप क्या देखेंगे, जितने भी ऐप्स हैं लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स दिखाते हैं, जो बेस्ट रिटर्न्स है आप सोचते हैं कि वो डेट द गुड फंड्स। आप 1 साल बाद देखेंगे जो टॉप 10 फंड्स थे वो उसमें उस लिस्ट में ही नहीं है। राइट। तो एवरी ईयर जो टॉप फंड्स है वो चेंज होते जा रहे हैं। तो आपको वो चीज़, आप कैरिड अवे मत होइए, आप एक इंडेक्स को देख लीजिए बस, कि अगर इंडेक्स इतना रिटर्न्स दे रहा है तो आपके फंड्स को वो बीट करना चाहिए। अनलेस अंटिल आप खुद वो सब चीज़ें पुनः एनालाइज कर सकते हैं, देन गो फॉर इट, अदरवाइज टेक ए हेल्प ऑफ एनी फाइनेंशियल एडवाइजर। आजकल का जो यूथ है वो शेयर ट्रेडिंग और ऑप्शंस के तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो उस पे आपका व्यू क्या रहेगा? क्या सजेशन देना चाहेंगे आप यूथ को? मार्केट कभी गलत नहीं है, आप उसको साथ जैसा बिहेव करेंगे वो आपके साथ वैसा बिहेव करेगा। आप उसके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, पर आप उसको अगर आप उसको सट्टा बाजार समझेंगे तो वो आपको वैसे ही रिपीट करेगा। आप ज़्यादा अर्निंग के चक्कर में न्यू यूथ F&O में प्ले कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप वॉल्यूम देखिए लास्ट 3-4 ईयर्स के कितने ज़्यादा थे। गवर्नमेंट को इंटरप्ट करके सेबी को बोलना पड़ा कि नहीं, और स्टिल वो हर साल हर थोड़े दिन में डाटा दे रही है कि आउट ऑफ 100 99% आर लूजिंग, 95% आर लूजिंग। तो ये डाटा तो आ रहा है, बिल्कुल है ना, पर शॉर्ट टर्म मतलब ईगरनेस है बस इसमें बच्चों को। बहुत ज्यादा लूज करते हैं, बहुत ज्यादा लूज करते हैं। अपने कैपिटल का 5 to 7 लाख लूज कर चुका है सिर्फ F&O की वजह से। तो F&O इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट, उसके लिए बहुत डीप नॉलेज की जरूरत है, और वो इट्स नॉट ए इन्वेस्टमेंट। राइट। वो पूरा मैनिपुलेशन आपको करना पड़ेगा, आपको डीप नॉलेज की जरूरत है। बहुत सारी चीज़ों आती है F&O, वो बहुत डीप है, उतनी मैं गहराई वाली बात नहीं करूंगा। पर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप ऐसा कुछ काम कीजिए जो लॉन्ग टर्म में, जहां सक्सेस रेट 99% सक्सेस रेट हो, नॉट फेलियर रेट 99% हो। और ये ह्यूमन बिहेवियर है। राइट। आप इकोनॉमिक्स में देखेंगे ना, जो बेस्ट लोग होते हैं ना, या जिनको अवार्ड्स मिलता है ना, वो जो करेंसी इंटरेस्ट रेट इनको नहीं मिलता है, जो ह्यूमन बिहेवियर पढ़ता है ना, जो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर अपने उनको मिलता है। तो आपको ह्यूमन बिहेवियर ही अपना मेंटेन करना है। बहुत से वैसे इन्वेस्टर्स हैं मेरे पास जो कि बहुत अच्छी पोस्ट में हैं, पर वो अपना ह्यूमन बिहेवियर या अपना ईगो नहीं वो कर पा रहे हैं, इसलिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। बहुत जल्दी इन्वेस्ट करते हैं, बहुत जल्दी निकल जाते हैं, बहुत जल्दी इन्वेस्ट करते हैं, बहुत जल्दी निकल जाते हैं। जैसे आप कभी 2-3 क्यू देखेंगे ना, आप एयरपोर्ट में जाएंगे, 3 क्यू में खड़े हैं, एक क्यू जल्दी चल रही है तो आदमी वहां पे चले जाता है, पता चलता है मैं जिस क्यू में हूँ उस क्यू की लाइन आगे निकल गई, फिर मैं उसमें चले जाता हूँ। तो आप एक में स्टडी थोड़े दिन रही है ना, आप बिल्कुल उसको क्रॉस कर पाएंगे। तो वो स्टडीनेस नहीं है, वो स्टडीनेस लानी पड़ेगी अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है। थोड़ा सा कॉन्ट्रा सोचना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। और जो भी डिसिप्लिन करेगा, 10 इयर्स का मैं एक टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ, 10 इयर्स अगर किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, एक बंदा ला के दिखाइए जो उसने लॉस किया होगा।
बट 10 ईयर से कोई स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है या ड्रीम 11 खेल रहा है या एफेंडो खेल रहा है, उसमें उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो सक्सेस रेट उसका होगा। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई आपके जैसा फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना चाहता है तो उसके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए और क्या वो आके आपसे कुछ सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकता है। आई एम ओपन टू फॉर ऑल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बहुत अच्छी चीज़ होगी कि हम जितना ज़्यादा स्प्रेड हों, जितने ज़्यादा आप वर्किंग में देख लीजिए आज के डेट में, मैं जिस सिर्फ अपनी सिटी की बात करूंगा आज के डेट में, कि अगर कितने फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं जो इस टाइप का काम कर रहे हैं, तो वो गिनती के लोग नहीं हैं। बिल्कुल। पर आप एक इंश्योरेंस एजेंट्स देखेंगे तो वो आपको ह्यूज नंबर दिखेंगे। बिल्कुल। जो चीज़ें सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर कोई यूथ इस पे आता है और इसमें अपनी फुल टाइम अपना जॉब बनाता है, तो देयर इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एवरी पर्सन को ये चीज़ की नीड है और इस पे नंबर ऑफ पर्सन्स ऐड होना चाहिए। तो उसमें माइंडसेट क्या होना चाहिए शुरू करने के लिए? ट्रस्ट चाहिए, पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, आपको धीरे धीरे होगा। और वन गो में मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। आप एकदम फर्स्ट डे से आप नहीं फ्रंट एंडेड पैसा नहीं कमा सकते इसमें, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप टाइम देंगे, बैक एंडेड आपके पास सब कुछ आएगा। और ये जो बिजनेस है ये कस्टमर सेंटर्ड है। अगर आप कस्टमर्स के बारे में सोचेंगे तो आपका अच्छा अपने आप हो जाएगा। सही बात। ऐसा चीज़ नहीं है कि कस्टमर्स का अच्छा होगा और आपका अच्छा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। सही बात है। अगर कस्टमर आपका पैसा अर्न करेगा तो वो पैसा स्टिक रहेगा आपके पास, वो और आपको नया पैसा देगा, वो और आपको रेफरल्स देगा, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन का पैसा देगा, अपने रिलेटिव्स का पैसा देगा। तो रेफरल का बिजनेस है। तो वंस ये धीरे धीरे थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर जैसे अगर आप प्रॉपरली इसको सही गाइड करेंगे, मिस सेलिंग नहीं करेंगे, तो देयर इज ए मतलब ह्यूज स्कोप। थैंक यू राहुल जी फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू अंकित सो मच। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट का वेट करें।